नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKB और मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामगियाल जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद। And to all our viewers in China, ni hao. To all our viewers in Japan, konnichiwa. Amaria Kochabu to viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili. And in case you haven't subscribed to this channel, please do so. चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्रदीप, when you click to the icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Nation Now, the fastest growing channel of the nation. तो प्रदीप जी, सलमान खान at the centenary celebration, yes. the RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के की 100वीं वर्षगांठ पर सलमान खान, करण जौहर, विकी कौशल, मार्शल और न जाने और कितने और जैसा कि शिल्पा शेट्टी और जैसा कि जनाब क्या नाम है इनका, मोहन भागवत जी, उन्होंने कहा कि भाई क्या है कि किसी से किसी भी आजकल वो नई पीढ़ी के लड़के से पूछो, लड़कियों से पूछो क्या है ये, तुमने ये क्यों पहना है, वो कहता सलमान खान पहनता है इसलिए। But that's a huge compliment coming from the RSS chief himself. Absolutely. And he also mentioned that Bharat Ratna to Savarkar. सावरकर को अगर भारत रत्न देते, it'll raise the stature of the Bharat Ratna. Yes, तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, मैं अनफॉर्चुनेटली उस कमेटी में नहीं हूँ कि जो भारत रत्न तय करती है, लेकिन जो उन्होंने सलमान खान के बारे में बोला, I think that's huge. That is something which is huge. I mean, in the sense that the RSS itself acknowledges that here is a guy called Salman Khan, son of Salim Khan Sahab, who is an Indian icon. मतलब इनसे ज़्यादा बड़ा और कोई यूथ आइकॉन है नहीं सलमान खान को अगर आप देखें। और मुझे लगता है अगले फंक्शन में शायद शाहरुख खान भी शायद जाएंगे। मतलब the Muslim community joining the RSS. Ali Dharuwala should have been here today. Yes, he should have been. Very happy man that Salman Khan in an RSS function. सलमान खान साहब RSS के फंक्शन में माशाल्लाह जबरदस्त। A lot of conviction, a lot of you need to convince Salman Khan, or if he come on his own, I mean I don't know, or Salim Khan must have advised him. I think it's better to convince Salim Khan than Salman Khan. Salim Khan ultimately gives him proper reasoning and then. And so it's a huge burnout movement for a lot of people. Yes. बहुत लोगों के लिए हालत खराब होगी। अगर आपको याद होगा प्रदीप जी कि वो क्या है, वो अपना जो होता है वो on the 15th of January उत्तरायण होता है ना? Yes, उत्तरायण। Yes. जिस दिन हम पतंग वगैरह उड़ाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? मकर संक्रांति। आपको याद होगा एक मकर संक्रांति के दिन सलमान खान साहब मोदी साहब के साथ अहमदाबाद में थे जब उन्होंने पतंग उड़ाई थी, याद होगा आपको। तो मतलब उसको लेकर भी लोग जरा पागल हो गए थे, ये क्या हो गया, ये व्हाट इज दिस दैट ऑल दैट। ओवैसी सबसे तेरी डोर कटेगी, तेरी पतंग की डोर जैसा कटता है आपकी जिंदगी की डोर कटेगी। वेरी टॉलरेंट स्पीचेस बाय ओवैसी। And that year I remember was an election year and Mr. Modi won 303 seats. Yes. 2019 की बात है। तो मतलब everybody forgets. You see, the point is everybody forgets that सलमान खान जी की जो माँ है, माता जी जो है उनकी, she's a Maharashtrian. और सलमान खान के घर में गणेश उत्सव के वक्त गणपति आते हैं। Exactly. और वो गणपति की आरती करते हैं। Yes. मतलब कि आप खुद सोच करके बताइए, आप किसकी बात कर रहे हैं यार? मतलब मुझे समझ में नहीं आता। मतलब ही ठीक है, वो मतलब पिताजी मुस्लिम है इसलिए वो मुसलमान बने, मतलब बट एज सलीम खान टोल्ड मी इन एन इंटरव्यू, एक बार उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया था, आपको याद होगा, सहारा की बात। तो मैंने कहा सर कहीं मनाही थोड़ी है कि अगर मान लीजिए, मैं हियर आई वाज ट्राइंग टू जस्टिफाई, हियर आई वाज ट्राइंग टू प्रोवाइड एन आर्गुमेंट फॉर हिम कि अगर वो कोई मना थोड़ी है कि अगर आप वहां पर जाकर के रिस्पेक्टफुली खड़े हो जाएं। कहता किसने बोला मैं ऐसा करता हूं, मैं तो आरती करता हूं। सलीम खान ने बोला मैं गणपति में विश्वास करता हूं, तुम बोलो मेरा क्या करोगे, क्या कर लोगे मेरा? आई मीन सो दैट्स द काइंड ऑफ फैमिली यू आर टॉकिंग अबाउट। आप बोल रहे हो कि कुछ लोग चिल्ला रहे कि दे पाकिस्तान जाओ, बोला पाकिस्तान क्यों जाओ, मैं तो पठान हूं, मैं अफगानिस्तान जाऊंगा, जाना है जी। ये took it as a joke, I mean ना, ये took it as a joke, वो तो पागलपन है सर। But basically I am so excited, I am very happy about this because this sends a message across the world that India is one। भाई साहब हिंदुस्तान एक है। कुछ सरफिरे लोग हैं
प्रदीप जी देखिए साहब 156 करोड़ हैं होंगे, मुझे लगता है अब 160 करोड़ हो गए होंगे, जिसमें से तकरीबन 25 करोड़ मुसलमान हैं ना। 25 करोड़ इज अ लॉट ऑफ पीपल प्रदीप जी, 250 मिलियन मुस्लिम्स। अब उसके अंदर मान लीजिए अगर 10 या 20 हजार मुसलमान भी पागल हों, दैट्स अ ह्यूज नंबर, दे कैन क्रिएट हैवॉक। सीधी बात है ना। तो मेरा ये कहना है कि मतलब either one should not take them seriously or one should concentrate only on nation building as Mr. Modi is doing right now. सीधी सादी बात है। And I hope and pray that the Congress also joins in, because this is exactly what Pandit Nehru had said, Sardar Patel had said, Dr. K.M. Munshi had said exactly the same thing. जब 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, आपको याद होगा, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना की एक मीटिंग हुई जिसमें सरदार पटेल ने कहा कि भाई देखो हिंदुस्तान तो है वो तो 20,000 साल से है, हिंदुस्तान का एक छोटा सा हिस्सा अलग हो रहा है जिसको आप पाकिस्तान बुला रहे हैं, बाकी हिंदुस्तान वैसे का वैसे ही है, और यहाँ पर जितने लोग रहते हैं सब हिंदुस्तानी हैं, आप उनकी फिक्र करना छोड़ दीजिए, आप अपने देश की फिक्र करिए। And is the RSS and the BJP working to a strategy? When Mohan Bhagwat says that, Mohan Bhagwat ji जब कहते हैं कि if BJP, we have grown in a big way and BJP has no contribution to that. Yes. That's what he clearly meant. He says BJP, if it wants to follow what we say, it's okay, but we are independent on our own and we are growing in a big way. So is it, जैसे हम लोग कहते हैं कि it's a non-political outfit, it's trying to be non-political and showing that it's bigger and greater agenda of inclusive politics, which says all religions are You know what, in inclusive. my experience of the RSS, Pradeep bhai, in my experience, as you know, I worked with them. As you know, I worked for almost 4 years with Nanaji Deshmukh. मेरा तो यह है कि RSS शुरू से ऐसी थी. Problem is at that time nobody used to listen. अभी क्या है कि क्योंकि 11-12 साल हो गए मोदी जी के, और भारतीय जनता पार्टी जैसे अभी भी दिखा दिया जिला परिषद में, भारतीय जनता पार्टी इज द नंबर 1 पार्टी इन महाराष्ट्र एंड इन द कंट्री. महाराष्ट्र में सर नंबर 4 हुआ करती थी, जैसे आप खुद बोलते हो, यहां तक के हमारे मुंडे साहब और महाजन साहब वो भी नंबर 1 नहीं बना पाए. मोदी जी के आने के बाद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काम के बाद और देवेंद्र फडणवीस जी के आने के बाद महाराष्ट्र की नंबर 1 पार्टी बन गई. तो आज की तारीख में जो भी मोहन भागवत जी कहते हैं हर एक कोई ध्यान से सुन रहा. अच्छा आरएसएस ऐसी भी बात करती है, अरे भाई शुरू से ऐसी बात कर रही है यार, अरे पढ़ो तो सही, तुम देखो तो सही. बट एनीवे हु, But frankly speaking, Pramod Mahajan, Gopinath Munde, by stature they were greater leaders. I don't think Fadnavis. which is fine. This I don't think so. I think Mr. Entire credit should go to Narendra Modi. That the BJP's number 4 to number 1 comes from Mr. Modi, it no comes doubt about it. totally because of Modi. Because Munde was a greater grassroots leader, and Mahajan was very well connected with the center, and he could do a lot of things. Sir, but there is no nobody could lift the BJP the way Modi has done it. सर जहाँ महाराष्ट्र का प्रश्न है, प्रमोद महाजन जी का और जनाब हमारे बड़े अच्छे मित्र, दोनों ही बड़े अच्छे मित्र थे हमारे, तो गोपीनाथ मुंडे जी, मैं तो बोलता हूँ कि हम तो अपाहिज हो गए उन दोनों के जाने की वजह से. उनसे उनकी रिप्लेसमेंट कोई नहीं है सर अभी भी बीजेपी में. बीजेपी वाले खुद मानते हैं, और एक बीजेपी के जो महान शख्स हैं, एंड आई थिंक ही इज मेंट फॉर ग्रेट थिंग्स, ही इज विद अस राइट नाउ, समीर भाकरे साहब. ही हैज जॉइंड अस. लेट्स गो स्ट्रेट अक्रॉस टू हिम. समीर भाकरे साहब नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार नमस्कार. जय श्री राम. सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने शायद म्यूट पे रखा होगा अपना. हाँ आप ठीक है, आप ठीक है, माशाल्लाह ठीक है. सर मेरा ये कहना है कि अभी जिला परिषद में फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन. क्या सर, जबरदस्त सर, ब्रिलियंट. 52 out of 125 is with the BJP, 26 to एकनाथ शिंदे, and I think 25 to अजीत दादा पवार पार्टी. और दूसरी चीज क्या है कि सुप्रिया सुले जी ने कहा है कि शरद पवार साहब की तबीयत जो है अभी ठीक ही है, मतलब ऐसा करके बोला उन्होंने. रूबी हॉल में है वो. आप ही के मित्र और हमारे बड़े अच्छे मित्र अली दारूवाला साहब, वो बोर्ड में है रूबी हॉल पे. वो अभी आई थिंक ही इज देयर ओनली. आई होप ही रिकवर्स वेरी वेरी क्विकली. लेकिन जो अभी मैं बात कर रहा था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की, आज की तारीख में जैसे मोहन भागवत जी जो भी बोल रहे हैं सब लोग सुन रहे हैं. ओहो अच्छा आरएसएस में ऐसे भी होता है. अरे यार हम तो बचपन से सुन रहे हैं यार, आरएसएस ने अपना स्टैंड कब चेंज किया है. अरे समीर भाकरे साहब जो आज मोहन भागवत जी बोल रहे हैं, बाला साहब जोरस वही बोला करते थे, उसमें नई बात क्या है. फर्क सिर्फ इतना है क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से, बाकी सब चीजों की वजह से और मोदी जी के चुनाव जीतने की वजह से सब लोग आज बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है. आप बताएं सर भाकरे साहब.
देखिए राजीव जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारा अपनी 100 साल से जो निरंतर यात्रा है वो वैसे ही चल रही है। व्यक्ति निर्माण हो, राष्ट्र निर्माण हो और लोगों को समाज में हर क्षेत्र में काम करने की प्रेरणा देना और एक राष्ट्रीयत्व की भावना देना, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम है और वो 100 साल से निरंतर कर रहे हैं। और जैसा आपने आपके ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि मोदी जी और हमारे सबसे टावरिंग लीडर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको याद होगा जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने एक बीजेपी के सांसदों को एड्रेस करते हुए एक बात कही थी कि आज हम ये दिन देख रहे हैं क्योंकि हमारी पांच पांच और 6 पीढ़ियां इसमें खप गई है। तो मोदी जी को भी पता है कि ये निरंतर यात्रा जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, चाहे जनसंघ हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन वहां पर व्यक्ति तैयार होके जनसंघ में गए, भारतीय जनता पार्टी में गए। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में भी जीत मिली है, आप देखिए रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन, हर जगह भारतीय जनता पार्टी निर्विवाद तरीके से जीती है। महायुति हमारी निर्विवाद तरीके से जीती है। तो ये दिखाता है कि जनता के हर कॉर्नर में भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार का काम पहुंचा है। और मैं मतलब नरेंद्र मोदी जी हमारे सबसे टावरिंग लीडर है, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी को एक नया आयाम दिया है, वो तो है ही। लेकिन नरेंद्र मोदी जी भी सभी मानते हैं कि वो कार्यकर्ताओं को नमन करते हैं। जब भी कोई सभा में हो, चाहे हमारी बूथ प्रमुखों की मीटिंग में हो या कोई मीटिंग में हो, सो वो हमेशा यही कहते हैं कि हर एक कार्यकर्ता ये पार्टी की जान है। और सर, भारतीय जनता पार्टी की तो यही खूबी है ना, आज कोई भी आपने अध्यक्षों की लिस्ट दिखा दीजिए, कोई भी एक मेक से रिलेटेड नहीं है। आप ऐसे दिखा दीजिए, कोई भी सामान्य परिवार से हो, चाहे कोई प्रचारक रहा हो, चाहे कोई दूसरे परिवार से रहा, तो जी जी। वो आज भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना है। तो यही है, एक पार्टी जो है जो आइडियोलॉजी से कमिटेड है, और आइडियोलॉजी से कमिटेड होने के कारण ही ये पार्टी की ग्रोथ हो रही है। और हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो अब समाज में समरसता हो, चाहे सभी सेक्शन से संवाद हो, ये हमेशा करता रहता है। अभी जैसे 100 साल पूरे हुए, तो इसमें और व्यापकता आई है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रचारक है, या जो हमारे परम पूज्य सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन जी भागवत है, या चाहे हमारे कोई भी संघ के अधिकारी हो, वो अपना काम निरंतर करते हैं। और आप देखिए, ये लोग ऐसे इसमें से निकलते हैं और पूरे प्रचारक बन के अपनी पूरी कमर्शियल मतलब लाइव, जैसे कोई मैं तो कितने इन लोगों को जानता हूँ, जैसे डॉक्टर मोहन जी भागवत खुद एक डॉक्टर है, और ऐसे कई इंजीनियर्स है, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स है जो प्रचारक बन के बाद में निकले। तो मतलब मैं एकदम नमन करता हूँ हमारे संघ के जो भी जो कार्यकर्ता है, प्रचारक है, विचारक है, कि हम लोगों को निरंतर उनका मार्गदर्शन रहता है। तो आप बाकर जैसे साहब। कहा कि हाँ। जी समाज के हर क्षेत्र से हमारा संवाद है, चाहे फिर सलमान खान हो, चाहे वो फिल्म जगत की हस्तियां हो, चाहे खेल क्षेत्र की हस्तियां हो, चाहे डॉक्टर्स हो, हर क्षेत्र से। क्योंकि भारतीय समाज में संवाद जरूरी है। अगर हमको विवाद खत्म करना है, तो एक मेक का हमको पक्ष भी समझना पड़ेगा, संवाद करना पड़ेगा। और अगर कुछ दिक्कतें आ रही है कोई वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो एज अ फैमिली ऑफ कंट्री वी आर ओब्लाइज टू गेट इट रिमूव्ड। मतलब अगर किसी को दिक्कत है, कोई समाज को दिक्कत है, कभी कभी क्या होता है, कम्युनिकेशन गैप होती है या परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है जो वेस्टेड इंटरेस्ट है। जैसे आपने कहा कि आप नानाजी देशमुख जी के साथ आपने काम किया, तो आपको पता है संघ का कार्य। हो सकता है आज जो नया व्यक्ति है उसको लग रहा है कि संघ आज ऐसा है, लेकिन नहीं, संघ 100 साल से ऐसा ही। सर, वैसे ही वो शुरू से है सर। जी करेक्ट। वही जो वैचारिक यात्रा शुरू हुई वो आज भी है और निरंतर चलते रहेगा। तो बाकरे साहब, one thing that Savarkar issue again. मोहन भागवत जी ने कहा, if Savarkar gets the भारत रत्न का गौरव बढ़ेगा. That's what he said. It'll कम नहीं होगा. So in fact, why the delay in getting Savarkar the भारत रत्न? आज जैसे महान मोहन भागवत जी ने भी उस इशू को उठा दिया. Do you think it's high time Savarkar gets the भारत रत्न? What is the delay? I don't think there is any delay because the government of the day will take the decision at the appropriate time. लेकिन स्वतंत्र वीर सावरकर हम सबके आइकॉन है, पूरे देश के आइकॉन है। आज जो उन्होंने काला पानी की सजा भोगी है और जो उन्होंने देश के लिए इतने उनके विचार आज भी ज्वलंत है और सभी को हम लोग उनको मतलब फॉलो करते हैं। तो देखिए, वीर सावरकर जो है वो देश के आइकॉन है। और महाराष्ट्र के सुपुत्र होने के जैसे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज है, पूरे देश के हिंदुत्व के जी आइकॉन है, जी। वैसे वीर सावरकर है।
और सावरकर जी को समझने के लिए आपको उनका लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा। और मैं मतलब राजू जी, प्रदीप जी, मुझे बहुत दुख होता है जब ये एक कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस क्रिएट किए गए, वो उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को ये करने के लिए समाज में इंस्टॉल करने के लिए हमारे जो स्वातंत्र के जो हीरोज थे उनको बदनाम करने की कोशिश की या ज्यादा ड्यू नहीं दिया। सो वॉट एवर बी हिज बैकग्राउंड, अगर उन्होंने हमारे देश के लिए कुछ किया है तो उनको उनकी ड्यू प्लेस मिलना चाहिए, चाहे वो वीर सावरकर जी हो, चाहे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे भगत सिंह जी हो। तो एक परिवार ने ही सिर्फ आजादी के लिए काम किया या एक व्यक्ति ने ही आजादी के लिए काम किया, ऐसा नहीं है। आज जैसा हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हमारे शीर्ष नेतृत्व है, लेकिन आज हर जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की पूरे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। तो एक टीम वर्क है। मोदी जी हमारे सबसे बड़े नेता है, वो हमारे गाइडिंग फोर्स है। लेकिन जैसा देश में भी स्वातंत्र जब मिला था तो क्या एक गांधी नेहरू परिवार ने स्वातंत्र दिलाया था? और उनके जो आपने देखे होंगे आज जैसे बाहर आ रहे, मैं जवाहरलाल नेहरू जी का भी उतना ही सम्मान करता हूँ, महात्मा गांधी जी का भी उतना ही सम्मान करता हूँ। आई डोंट वांट टू गो इनटू द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इट। सर पहले एक ही थे। प्रॉब्लम क्या होता है राजू जी, जब आप एक सेक्टर को महत्व देते हैं और दूसरे को आप उसको डिमोरलाइज ये करते हैं, जैसा राहुल गांधी जी, कभी उनको वीर सावरकर जी समझ में आए क्या? अरे माफी वीर या क्या, मतलब उनको सही में मतलब आई पीटी दैट द कांग्रेस पार्टी, जो इंदिरा गांधी जी ने खुद लेटर लिखा है कि वीर सावरकर जी वाज द इलेस्ट्रियस सन ऑफ इंडिया। शरद पवार जी ने खुद उनके प्रोग्राम में उनकी तारीफ की है। तो आज शरद पवार जी की पार्टी के लोग हो या इंदिरा गांधी का खुद का एक जनरेशन हो, वो वीर सावरकर को अपने पॉलिटिक्स के लिए गाली देते हैं। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि अगर ऐसे लोगों को, आइकॉन्स को हम यंग जनरेशन के सामने बदनाम करेंगे। सो हमारा इतिहास लोगों के सामने तरीके से आना चाहिए। साहब, I don't think you should feel sad about it. I'll be very frank with you. I feel sad for them. You may be feeling sad for those people. The fact remains, like for example, just the other day, we had a discussion on the Trump-Modi deal, on the India-US trade deal. Dr. Dhone, welcome to the show, sir. Thank you very much for coming. So nice of you. Mukesh Gandhi sahab, thank you very much for coming. Namaskar. Namaskar, sir. Namaskar. Sir, the fact remains that at the end of the day, if you are not able to understand what Veer Savarkar stands for, then you don't understand anything at all. Like, for example, I'll give you one small example. In the 1971 war, sir, there is an area called Chamjoriyan. Chamjoriyan एक area है, और वो हर लड़ाई में, क्योंकि पाकिस्तानी are at a height, and it is like a pincer sticking right into India. हमेशा उनके टैंक वहां से आ जाते हैं. What did we do in 1971? What did Sam Manekshaw order? Well, in fact, it was General Harbaksh, Lieutenant General Harbaksh, who was GOC in C Western Command in 65. What did he order? Withdraw karo, retreat karo. As soon as we retreated, we laid a trap for them and we destroyed 30-40 of their tanks. तो क्या retreat करना गलत है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर. सर जंग है, जंग में स्ट्रेटजी होती है. कभी आप माफी मांगे, कभी आप कुछ करें, कभी आप कुछ करें. मतलब क्या है भैया? I find this strange. If suppose, my contention is very clearly, if suppose Krantiveer Savarkar Sahab had not done what he had done, we would not even be talking about him because he would have died. Let's be very clear. The fact remains, और जितनी यातनाएं उनको दी गई ना, मैं कहता हूं आधे घंटे के लिए झेल लो. वीर सावरकर का जो सेल है, जहां पर उनको रखा गया, जहां पर गंदा पानी आता था, बिच्छू आते थे, कीड़े आते थे, मैं कहता हूं आधे घंटे के लिए रह के देख लो वहां पे. समीर वागरे साहब, मतलब ये सब चीजें सामने आनी चाहिए ना लोगों की. बट आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी वेरी हैप्पी. सलमान खान, हमारे करण जौहर साहब, विकी कौशल जी, अदर पीपल फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, दे गोइंग एंड एक संवाद बन रहा है आरएसएस के साथ, विच इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. मुकेश गांधी साहब, और हाँ, जो ट्रंप के बारे में बात कर रहा था ना मैं, पीपल आर नॉट इवन विलिंग टू लिसन. वो कहते हैं साहब 2012 में ड्यूटी इतनी थी और आज इतनी है. अरे यार दुनिया बदल गई है ना यार, क्या बात कर रहे हो? यू कांट कंपेयर द टू. और उस वक्त ट्रंप साहब नहीं थे, ये वाले ट्रंप नहीं थे प्रेसिडेंट. लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर ऑन दैट. तो मुकेश गांधी साहब, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस प्रकार अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रहा है, हर एक से संवाद कर रहे हैं, मुझे तो लगता है बड़ी अच्छी बात है. अब आप बताएं सर, आपको क्या लगता है?
मुकेश नहीं, गांधी का। बहुत अच्छी बात है। हमारी भगवत गीता में भी जब अर्जुन को विषाद हुआ तो विषाद को श्री कृष्ण भगवान ने संवाद में पलट दिया और धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव करके और अशोचानंद व शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे और वहां से लेकर के तस्माद युद्धाय कृत निश्चय ये कहकर के इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से कृष्ण अर्जुन का संवाद हुआ, उसमें से भगवत गीता का निर्माण हुआ। आज उसी तरह आरएसएस हमारी संस्कृति का जतन करने वाली एक बहुत ही महान और विशाल संस्था है और उसने अभी जिस तरह से संवाद का कार्यक्रम प्रारंभ किया है और अलग अलग लोगों को विदाउट एनी प्रेजुडाइस अपने साथ में लेकर के बात करके बिठा के उनके साथ संवाद करते हैं, वो हम कहें तो तारीफ काबिल है, बहुत ही प्रशंसनीय है। और ये सलमान खान हो, विकी कौशल हो, करण जौहर हो या कोई भी बड़े फिल्म स्टार हो या कोई भी क्रिकेटर भी हो, ये सबको अभी कंपलसरी संघ के पास आना पड़ेगा क्योंकि संघ से उनको प्रतिष्ठा मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी और एक प्रकार की प्रसिद्धि भी मिलेगी। आज संघ ये मात्र कोई फैनेटिक संस्था नहीं है, पर हिंदुस्तान को प्रगति की ओर बढ़ाने वाली एक प्रेरणादायी संस्था है। ये अब सब समझ गए हैं, इसलिए लोग अभी आरएसएस के पास आ रहे हैं। मुकेश गांधी साहब, क्या आपको लगता है कि सलमान खान को साथ में लेने से ही इज एन आइकन ऑफ द टीचर? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा सलमान खान इज एन आइकन, जो करते हैं लोग फॉलो करते हैं, टीनेजर्स फॉलो करते हैं। तो क्या एक मुस्लिम एक्टर, मुस्लिम एंगल संघ बार बार कह रहा है कि वी आर ऑल इंक्लूसिव, सब रिलीजन हम में समेत है, एक फाइन एग्जांपल है टुवर्ड्स इंक्लूजन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी विद इन द आरएसएस? गांधी साहब, देखिए प्रदीप जी, ऐसा है, सलमान खान आने से मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कर दिया, ये बात के साथ में मैं सहमत नहीं हूं। सलमान खान हर जगह जाकर के बैठते हैं, आरएसएस में भी बैठेंगे, आप घर पे फंक्शन करेंगे, सत्यनारायण की पूजा करेंगे और आप उनका कवर भेज देंगे तो वो वहां भी जाकर के बैठने वाले आदमी है। कोई ऐसा इनके व्यक्तित्व में ऐसा नहीं है कि आज के टीनेजर उनको फॉलो करते हैं। सलमान खान को कोई टीनेजर या आज के यंगस्टर्स फॉलो अप नहीं करते हैं, एक स्टारडम उसका बन गया है, इसलिए वो जहां जाते हैं वहां लोग उनको एक अलग दृष्टि से देखते हैं, फेम के कारण उसको बुलाते हैं, स्टेज देते हैं। पर इसमें मोहन भागवत जी का तो एक काम है, एज ए लीडर ऑफ द आरएसएस, नेता जो प्रमुख है, तो वो सबका सम्मान करेंगे और हमारे यहाँ तो विभूतों का सत्कार होता ही है, जो बड़े व्यक्ति है उनके सत्कार हमारी संस्कृति की परंपरा रही है, तो वो सम्मान किया है। उसमें कोई सलमान से कोई बड़ा मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व आ गया या तो उससे हमारे यंगस्टर्स, टीनेजर्स उनके प्रशंसा से आरएसएस में जुड़ेंगे, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। लेकिन एक छोटी सी चीज सर, आई वुड लाइक यू टू रिप्लाई वेरी क्विकली टू दिस बिफोर आई गो टू डॉक्टर ढोने, एंड एक्चुअली द क्वेश्चन वाज मेंट फॉर समीर भागरे साहब, बट आई विल आस्क हिम आफ्टर दैट। सर, क्या है कि पीयूष गोयल साहब ने अभी डिटेल दिए हैं विद रिगार्ड टू द ट्रंप मोदी डील, दैट इज द इंडो यूएस टैरिफ डील, जिसके लिए उन्होंने बताया है कि कौन कौन से हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एग्जेम्प्ट हैं। वो लिस्ट में पता नहीं कितनी बार यहाँ पे पढ़ चुका हूँ। और उन्होंने साहब ने ये भी कहा है कि हम लोग वहां से क्या इंपोर्ट करने वाले हैं। अब क्या है कि कांग्रेस का ये मत है कि वो जो चीजें वहां से हम लोग इंपोर्ट करेंगे, बाय द वे वो अभी भी इंपोर्ट हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही, उससे हमारे फार्मर्स के ऊपर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आप बोलिए सर। तो देखिए, ऐसा है, पीयूष गोयल जी ने जो लिस्ट बाहर प्रस्तुत किया है, पर ये जो डील है वो फाइनल मार्च में इसके ऊपर सिग्नेचर होने वाली है। तो जब तक ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट डील जो पूरा नहीं होता है, तब तक हमारे लिए भी एक सस्पिशियस है कि हमारी गवर्नमेंट ने कोई जगह पे कॉम्प्रोमाइज तो नहीं किया है हमारे फार्मर के लिए या हमारे मछुआरों के लिए या किसी के भी लिए, हमारे मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूसर के लिए। सर, वो मिल्क प्रोड्यूसर नहीं है, उन्होंने क्लियर कट बोला है। नहीं, वो बताया, सब बात बरोबर है जी। पर सर, मेरा कहना ऐसा है कि अभी जब तक एक डील पूरी होके पेपर पे नहीं आएगी, तब तक ऑपोजिशन को राइट है टू आस्क द गवर्नमेंट। आई एग्री विद यू। लेट्स गो टू डॉक्टर ढोने।
डॉक्टर ढोने, ढोने साहब, हाउ आर यू सर? सर फाइन सर। डॉक्टर ढोने, आज जिला परिषद के चुनाव के रिजल्ट आए सर। सर कांग्रेस तो जरा कुछ दिख नहीं रही है और भारतीय जनता पार्टी को 52 जिला परिषद चुनाव में जीत गए, 26 में एकनाथ शिंदे साहब, 25 में जनाब क्या नाम है इनका, सुनेत्रा पवार, अजीत दादा पवार साहब। तो कांग्रेस कितनी पीछे कैसे रह गई सर? रूरल महाराष्ट्र में तो कांग्रेस बहुत जबरदस्त हुआ करती थी, अभी क्या हो गया? नहीं सर, कुछ जगह पे है कांग्रेस की, 2 जगह पे सरकार बन रही और 2 जगह पे कांग्रेस सत्ता में सहभागी हुई। पांच जगह, पांच पूरे 125 में से जी हाँ। 8 जगह पे टोटल, 8 जगह में, सॉरी 8। हाँ, शिवसेना, उद्धव ठाकरे एंड कांग्रेस आर एट द सेम वर्स्ट लेवल। परफॉर्मेंस उद्धव बाला ठाकरे जी का है। दैट इज एट 5, Five. सॉरी, उद्धव बाला साहब ठाकरे इज एट 5. कांग्रेस 8, शरद पवार 8। नहीं सर, अभी पूरे रिजल्ट तो आए नहीं, अभी तक चल आ गए रहे सर, हैं। ऑलमोस्ट आ गए, ऑलमोस्ट आ गए हैं सर। 8 पे आप आ गए हैं सर, 8 पे 8 जगह सरकार बन रही है। पीछे से सेकंड है सर धोनी साहब, पीछे से सेकंड है आप। हाँ ठीक है। अब है तो सर, जनता ने जो निर्णय लिया है अब उसका स्वागत करेंगे। जी। लोगों का ऐसा लग रहा है शायद कि भी राज्य में इनकी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, तो अपने एरिया में भी इनकी अगर आप बनती है तो कुछ विकास होगा। इस मुद्दे को लेके हो सकता है कि लोगों ने उनको वोट दिया होगा। जी, लेकिन सर इसका मतलब ये हुआ कि जो एक जमाने में कांग्रेस का जो एक जिला लेवल पे, विलेज लेवल पे कांग्रेस की जो कमेटी हुआ करती थी, सब कमेटी हुआ करती थी, जो आप सुबह सुबह आकर के प्रभात फेरी किया करते थे, लोगों को साथ में हमने जोड़ के लिया करते थे, इसका मतलब आज की तारीख में वो बंद है काफ़ी देर से। मैं तो खैर ये बहुत पहले से बोल रहा हूँ, काफ़ी देर से वो बंद है। तो उसको दोबारा पुनर्जीवित करने के लिए आई होप कांग्रेस विल वर्क, कांग्रेस कुछ काम करेगी। क्या हुआ अभी इन्होंने किया कि कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर है उनको डरा धमका के भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया। जी। तो जो है देखिए, अशोकराज चौहान बड़ा नेता है, नांदेड़ में प्रभाव रखते थे, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अच्छा, अशोकराज चौहान साहब को क्या मिला? जो या कांग्रेस में जब थे तो उनके हाथ में था किसको राज्यसभा में भेजना, किसको मंत्री बनाना, किसको विधान परिषद पे लेना, उनके हाथ में था। आज अशोकराज चौहान राज्यसभा सदस्य है, तो क्या मिला उनको भारतीय जनता पार्टी में जाके? फिर भी वो रह रहे, मजबूरी है, मजबूरी में रह रहे वो। वैसे वो यहाँ के जो है धुलिया के वो पाटिल, जी हाँ, वो रोहिदास पाटिल के लड़के, जी जी जी, वो गए, कैलाश गोरंटल जालना के। तो इस तरह से उन्होंने हर जिले से एक एक बड़ा बड़ा नेता जो है उनकी पार्टी में शामिल कर लिया। और वो नेता की वजह से, अब सामान्य वो नेता बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता है, तो उनके साथ कुछ कार्यकर्ता भी गए कांग्रेस के, तो वहाँ पे पार्टी थोड़ा कमज़ोर हो गई, ये तो हुआ है। लेकिन ये जो दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के साथ लोग नहीं जीत रहे, ये इंडिविजुअल जो कार्यकर्ता है, काम करने वाले लोग, ये जीत गए। और जो कांग्रेस के लोग चले गए, उनका जो प्रभाव था वो लोगों की वजह से जीत गए। दोनों साहब, सावरकर वाले इशू फिर मोहन भागवत साहब ने जिस प्रकार से कहा, मोहन भागवत साहब ने कहा कि वीर सावरकर को अगर भारत रत्न मिलता है तो भारत रत्न का गौरव बढ़ता है, द प्रेस्टीज एंड वैल्यूएशन ऑफ भारत रत्न राइजेस, इट इंक्रीजेस। तो इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट दोनों साहब, सावरकर का इतना तारीफ करना मोहन भागवत जी का। हाँ बोलिए। नहीं, मोहन भागवत जी ने डिक्लेयर कर देना चाहिए कि सावरकर जी के जो विचार है, पूरे पूरे विचार हमको मान्य हैं, हम उनके विचारों से सहमति रखते हैं। जो पूरे विचार उन्होंने रखे हैं, जो बोलते हैं कि गाय माता नहीं है, भगवान तो बिल्कुल ही नहीं है, वो एक उपयुक्त पशु है, ये जो बोलते हैं, इस पे क्या उनकी सहमति है क्या? वो बोलते थे कि शिवाजी महाराज ने जो कल्याण के सूबेदार की बहू को छोड़ा, ये शिवाजी महाराज की मूर्खता थी, इस पे क्या इनकी सहमति है क्या? उन्होंने बोले थे, उनके किताब में लिखे कि संभाजी महाराज जो थे वो अय्याश थे, वो दारू पीते थे, इस पे उनकी सहमति है क्या आरएसएस की? ये उन्होंने बोलना चाहिए। और वो बोलते थे कि इस अस्पृश्यता एक कलंक है हिंदू समाज पे लगा हुआ। सर, मैं आपको प्रदीप जी कहता हूं कि माहूरकर की एक पुस्तक है वीर सावरकर की,
इसके ऊपर ये सावरकर के बारे में जितने भी एलिगेशन दिए गए हैं सर, ये allegation नहीं है। मुकेश गांधी साहब, प्लीज लेट हिम स्पीक। ये एलिगेशन नहीं है, आप वीर सावरकर जी की खुद की किताब पढ़ लेना। नहीं, वीर सावरकर जी के खुद के जो विचार थे सर, उससे जरूरी नहीं है कि हर एक कोई सहमत हो। नहीं, कौन सा बुक एक बार और बोल दे मुकेश सर गांधी साहब। आपको एक बात बताओ सर, नहीं, माहूरकर जो इंडिया टुडे के बहुत बड़े राइटर हैं, हाँ। इनकी बुक है वीर सावरकर के ऊपर। ओके। इनके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया हुआ है। मेरे पास बुक है, अगर हो तो अभी मैं खोल के उसके पेज वाइज मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो वीर सावरकर के नाम से बातें चल रही है कि उन्होंने लिखा है, वो कुछ कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। अरे उनकी किताब में है ये यार, क्या बोल रहे हैं एक किताब का पब्लिशर कौन था? मुझे मालूम नहीं। ये किताब कांग्रेस ने बनाई। अरे जो हिंदुत्व का प्रखर प्रचारक था, वो गाय माता के लिए ऐसा कभी बोला नहीं है। सर बोला है सर, नहीं बोला है सर, नहीं बोला है। So let's मेरे argue. authentic book है। Sir, I will send you the originals by वीर सावरकर in Marathi. वीर सावरकर जी ने जो मराठी में लिखा, मैं भेज देता हूँ आपको। Who is the publisher of the book? वीर सावरकर himself, the man who has published all Veer Savarkar's books. It was published during, and this book, by the way, was published during Veer Savarkar's lifetime. He himself did not contradict it. Veer Savarkar in his lifetime has published this. Sir, what are you talking? Sir, let's not go into that. दोनों साहब अपना पॉइंट कंप्लीट करें। ना दोनों साहब, आप ये जो बुक रेफर कर रहे हैं गांधी साहब, आप पढ़े कि नहीं उस बुक को? जो आप सर मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन जो ना लोकवाद, ये जिनके जो सावरकर जी के जो विचार है, वो हकीकत उनके किताबें है, वो जी। उनके किताबों में उन्होंने लिखा है। कोई दूसरे लिखे और उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, ये खुद सावरकर के जो किताब है उसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट टाइम मैं मिस्टर माहूरकर को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आरकेबी शो में आके No problem. सावरकर के बाबत में डिटेल में बताएं आपको। जी सर, दोनों साहब बोलिए। ऐसा है सर, ये जो बेसिकली उस वक्त जो हिंदू महासभा थी, तो हिंदू महासभा और आरएसएस कोई एक दूसरे के समविचारी नहीं थे। वो हिंदू महासभा तो आरएसएस के खिलाफ में थी। वो उनको बोलते थे लोग, ये चड्डी वाले, नागपुर के चड्डी वाले, ऐसे बोल के उनका मजाक उड़ाते थे। सावरकर और उनके साथी गोडसे वगैरह, अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद बोला है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था कि गोडसे जो था जी, वो जिन्होंने गांधी जी की हत्या की है, वो आरएसएस के खिलाफ था। हाँ बोला है, ये खुद अटल जी ने बोला है। अटल जी ने बोला है, करेक्ट बोला है। और सर मेरे पास एक चश्मदीद गवाह है, एक डॉक्टर परचुरे है ग्वालियर के, वो इस गांधी जी की हत्या में उनका भी सहभाग था, उनको भी सजा हुई थी। उन्होंने हमारे उनके यहाँ हमारे सर एक प्रैक्टिस करते थे, मेरे गुरुजी। एक मिनट में रोको, एक सेकंड आपको। हाँ, ये इनके एसेस थे, विज्ञानमिष्टा निबंध, साइंटिफिक एसेस बाय वीर सावरकर। उसमें उन्होंने काऊ के बारे में क्या लिखा है सुन लीजिए। गोपालन हावे गो पूजन नावे, मतलब द काउ इज अ ग्रेट एनिमल बट शी इज नॉट वर्थ वर्शिपिंग। This is what Veer Savarkar himself has written, sir. And if you want, I can send you the link. There is no problem. It is endorsed by the Hindu Mahasabha even now, and even by the Savarkar Institute over here. जी, आगे बोल रहे थे आप, लेकिन ये बात तो अलग हो गई। मेरा ये कहना है, जो प्रदीप जी ने आपसे सवाल पूछा, सर जो आप हैं, क्या है, मैं जान करके प्रदीप जी भी आपसे ये सवाल पूछते हैं, क्योंकि आप डॉक्टर ढोने हमेशा कुछ ना चार्जअप हो जाते हैं, सावरकर के नाम पे धोने सब एकदम। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, वीर सावरकर जी को इंदिरा जी ने खुद ने वीर सावरकर जी की तारीफ करी, शरद पवार साहब हिमसेल्फ हैज प्रेज्ड वीर सावरकर, और तो और छोड़िए, जो सावरकर इंस्टीट्यूट यहीं पर है मुंबई में, सबसे पहले डोनर वीर सावरकर इंस्टीट्यूट के लिए शरद पवार साहब खुद थे। तो सर आप मुझे बताइए, क्या वीर सावरकर जी को, आदरणीय सम्माननीय क्रांतिवीर सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं मिल रहा? आप बताइए, आपकी क्या राय है इसमें? सर ऐसा है, शरद पवार साहब का जो अभ्यास है, स्टडी है, जब वो गए थे उस वक्त उनको जानकारी नहीं थी सच्चाई क्या है। जब धीरे धीरे इतिहासकार बढ़े, सर पहले तो इनके विचार थे, आरएसएस के लोग थे, उनके विचारधारा के लोग थे, लेखक बुद्धिजीवी आरएसएस के लोग थे, धीरे बने, संशोधक बने, उन्होंने इतिहास को बाहर निकाला। शरद पवार साहब ने खुद, निकाल के फिर शरद पवार मतलब के
अरे सर क्या बोल रहे हैं सर? शरद पवार साहब ने खुद राहुल गांधी जी ने कहा कि महाराष्ट्र में आकर आप सावरकर के अपमान मत कीजिए। उद्धव बाला साहब ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में आप सावरकर के अपमान नहीं कर सकते राहुल जी, और खुले मंच पर उद्धव जी ने कहा था। और शरद पवार साहब, उद्धव ठाकरे जी का विचार है, शरद पवार साहब ने खुद कहा था, विचार है। शरद पवार साहब ने खुद राहुल जी से दिल्ली में मिलकर कहा कि आप जब आते हो महाराष्ट्र में सावरकर का इंसल्ट मत कीजिए, ये लोग सहेंगे नहीं, महाराष्ट्र के लोग नहीं सहेंगे। हकीकत तो ये है, हकीकत तो है कि सावरकर जी को फॉलो करने वाले लोग बहुत कम हैं। यानी ये सही में तो ये मुद्दा उठाने की जरूरत ही नहीं है, विरोध करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि उनको फॉलोअर है नहीं कि भाई उनके फॉलोअर को कम करो फिर वो अपने साथ आएंगे, ऐसा तो है नहीं। लेकिन जो है ना, जो अपने राहुल गांधी जो है, ये ना पॉलिटिकल फायदा नफा नुकसान की सोचते नहीं, ये जो सच्ची बात है वो करने वाले नेता है। मतलब क्या उनकी दादी ने गलती करी, कहने का मतलब ये हुआ अपनी दादी की बेइज्जती कर रहे हैं वो बता हर रोज। उनको कुछ बातें उस वक्त मालूम नहीं थी जो राहुल गांधी को मालूम पड़ गई। अच्छा, मतलब इंदिरा जी को नहीं मालूम थी। होता है। अरे सर मैं आपसे एक पूछ रहा हूँ सवाल, छोटा सा सवाल, उसके बाद मैं बागरे साहब के पास जाऊंगा। आपने कहा कि उस वक्त आरएसएस के हिस्टोरियन हुआ करते थे, वाह, यानी रोमिला थापर, यानी बिपिन चंद्रा, यानी इरफान हबीब, ऑल थ्री आर गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन बाय द वे। बिपिन चंद्रा साहब इज ऑफ कोर्स डेड। ये सारे के सारे जो थे लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन, ये सब आरएसएस के थे। मतलब कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो भी आरएसएस में थी। वेरी गुड। नहीं, ऐसा नहीं सर, मैं ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूं, उनकी संख्या ज्यादा थी और इनका इतिहास निकाला नहीं वो लोग, बहुत लोग। सर सारा इतिहास तो इन्होंने लिखा। नेता जो सर, ये सावरकर जी का जो डॉक्टर साहब तारीफ करने वाले नेता है, उन तक ये इतिहास पहुंचा नहीं गया। वेरी गुड। चलिए, राइट, सो लेट मी गो टू समीर भागरे साहब। समीर भागरे साहब, सर मुकेश गांधी साहब, आई कम बैक टू यू। समीर भागरे साहब, आप ये बताएं, I don't think this needs to be answered, number one, because there were only leftist historians who were given prominence after 1947. 1952 के बाद जो कमेटी बनी एनसीईआरटी के लिए, बाकी सबके लिए, वहां पे प्रोफेसर बिपिन चंद्रा, प्रोफेसर रोमिला थापर, और उसके बाद आईसीएचआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के प्रोफेसर इरफान हबीब, यही लोग थे और कोई नहीं था सर। Anyway, this does not need to be answered. But what I'm asking you is this: what I'm intrigued about, I'm so sorry, this is a bit of personal indulgence for me. Two things. आरएसएस की तो बात हम करेंगे ही, लेकिन जो इंडिया यूएस की जो डील हुई है सर, इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, आप अभी दुनिया की सिचुएशन देखे ना, अभी संस्कार की स्थिति देखे, आई थिंक दिस इज द बेस्ट पॉसिबल डील दैट एनीबडी कुड हैव गॉट। और तो और छोड़िए, जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं वो बोल रहे हैं कि ट्रंप हैज रिट्रीटेड इन फ्रंट ऑफ मिस्टर मोदी, ट्रंप हैज डन अ यू टर्न, ट्रंप डर गया मोदी साहब से। सर ऐसा बोला जा रहा है और हमारे लोग यहां पे एग्जैक्टली उल्टा बोल रहे हैं। सर ये क्या है सर? भागरे साहब मुझे समझाइए, हो सकता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, क्वाइट पॉसिबल सर, आप बताइए सर। भागरे साहब देखिए, पहले तो मैं डॉक्टर ढोने जी से मतलब पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कोई नई रिसर्च चालू की है कि जो नए नए फैक्ट्स को लाने के बाद उनके राहुल गांधी जी को या ऐसे रिसर्च पेपर सप्लाई कर रहे हैं जो इंदिरा गांधी जी और शरद पवार जी के वक्त अवेलेबल नहीं थे। तो डॉक्टर ढोने जी, मैं एक सीधी बात आपको कहना चाहता हूँ, जो महापुरुष हुए देश के, उनको आपने देश के साथ उनका क्या कंट्रीब्यूशन है उससे आपने उसको जज करना चाहिए। जैसे सभी लोग ह्यूमन थे, चाहे स्वतंत्र वीर सावरकर हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे महात्मा गांधी हो, तो उनके पर्सनालिटीज में भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, उनके विचार कुछ अलग होंगे, बट एक ब्रॉडर व्यू देश के प्रति और देश के प्रति उनका कंट्रीब्यूशन क्या है ये समझना पड़ेगा। वैसे तो महात्मा गांधी जी ने खुद का एक किताब लिखी है, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, उन्होंने सेलिबसी के बारे में लिखा है। तो क्या हम महात्मा गांधी जी को उस कॉन्टेक्स्ट में जज करेंगे क्या कि आज उन्होंने एक देश के स्वतंत्र जो लड़ा हुआ था उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका दी थी, उसके लिए जज करेंगे? तो मेरा ऐसा मानना है कि आज हम जो लोगों को, महापुरुषों को जज कर रहे हैं 75 साल बाद और अपने कमेंट्स दे रहे हैं, तो इट इज अ इंसल्ट टू दोज सर्कमस्टांसेस। क्योंकि उस वक्त की परिस्थिति क्या थी, अब वीर सावरकर जी ने काला पानी की सजा भुगती है और कितने कांग्रेस के, मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने कांग्रेस के लीडर्स ने वो सजा भुगती होंगी। आज जो भगत सिंह जी के जो फांसी हुई थी उसमें महात्मा गांधी जी के ऊपर भी ये हुआ था कि भाई आपने उतना उसको ये नहीं किया था। तो ऐसे हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स बहुत है और हिस्टोरियन तो पूरे लेफ्टिस्ट ही रहे। आज तक हम तो लड़ रहे हैं कि भैया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी आज भी जेएनयू में
आजादी के नारे लगे रहे, कश्मीर को अलग करने की बात आज भी कर रहे हैं। तो ये कौन है? ये तो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी आज भी पनप रही है, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि देश के सामने इनका असली चेहरा लाए। तो एक बात है। दूसरी बात है राजीव जी, आपने जो यूएस ट्रेड डील की बात की है, जी सर। ये आज के परिस्थिति में जो पोस्ट ट्रम्प एरा है, जिसमें भारत को सबसे कम टैरिफ है, चाहे जी। वो वियतनाम, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, चाइना, इनसे आप कंपेयर करें तो सबसे कम टैरिफ है। और मैं तो मानता हूं कि भारत की और अमेरिका की निगोशिएशन चल रही थी पिछले 7-8-9 महीने से, लेकिन जैसे ही मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स यूरोपियन यूनियन के साथ साइन हुई, तो ट्रम्प साहब खुद पैनिक हो गए। उन्होंने भारत के पीछे पड़ के ट्रेड डील की। तो इट वाज मोर ऑफ अ रिएक्शन फ्रॉम मिस्टर ट्रम्प देन, हमने कोई गिड़गिड़ाया नहीं है। हमारे तो एक्सपोर्ट ट्रम्प साहब ने 50% टैरिफ लगाने के बाद भी बढ़े हैं, और हमारा दुनिया भर में एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं। हम लोग हमारे उद्यमियों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वी शुड सी दैट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, जहां पर भारतीय अर्थव्यवस्था चौथे नंबर की हुई है। आज एक इंटरेस्टिंग सर सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है चिदम्बरम, जिनका आपने शायद देखा भी होगा, जी। कि उन्होंने संसद में कहा है कि जब वो फाइनेंस मिनिस्टर के, तो उन्होंने कहा है कि 2043 तक हम चौथी अर्थव्यवस्था बनेंगे। यानी आप देखिए, 2043 तक जो कांग्रेस पार्टी जो पहुंचा नहीं सकती थी, वो मोदी साहब ने 2026 में पहुंचा है। तो यही चिदम्बरम साहब थे जिन्होंने कहा था कि क्या कोई सब्जी वाला क्या क्रेडिट कार्ड लेके आप उसका पेमेंट कर सकते? क्या आज दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाले, और सभी हमारे गरीब भाई बहन जो दिहाड़ी पे भी जाते हैं, उनके पास भी क्यूआर कोड है, आप सभी को पेमेंट कर सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने कभी जनता की ताकत को नहीं समझा, कांग्रेस पार्टी ने कभी रिफॉर्म्स की तरफ ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी को क्या था कि भाई एक परिवार को सत्ता देनी है, समाज को कैसे डिवाइड करना है, मुस्लिम वोट हमारे पास आ जाएंगे, हिंदुओं को डिवाइड करो, तो गणित सिंपल है। जब हिंदू एकता हो गई, मुसलमानों को भी समझ में आया कि एजेंडा क्या है। तो आज अगर मोदी साहब की या देवेंद्र जी की कोई भी योजना धर्म के आधार पर नहीं है, तो सभी को समझता है। आप इतनी भारी तादाद में अगर भारतीय जनता पार्टी रूरल, अर्बन, सेमी अर्बन में जीत रही है, तो क्या समाज का हर वर्ग हमको चुनाव में मतदान नहीं कर रहा है? और जैसे डॉक्टर डोने जी कह रहे हैं कि अशोक चौहान जी हमारे साथ आए, तो भाई आपकी पार्टी में आइडियोलॉजी का कोई दम ही नहीं बचा है कि जो आपके साथ लोग रहे। राहुल गांधी जो है वो बिट्टू जी को वो देखिए बोले हमारे गद्दार दोस्त आ रहे हैं, तो आप अपने लोगों को ऐसे ट्रीट करते हैं? मतलब डू यू वांट दैट पीपल शुड बी लाइक स्लेव्स टू योर फर्स्ट फैमिली? अगर आपको विचारधारा से बात नहीं कर सकते, तो आपके पास लोग छोड़ के जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक बढ़ता हुआ कारवा है, इसमें हर भारतीय इसमें इसके साथ जुड़ने को तैयार है। सर सबसे बड़ी बात यहाँ एक बन गई। सर मैं दो बातें कहना चाहता हूँ, दो चीजें हैं। आपने चिदम्बरम साहब की बात करी। मिस्टर चिदम्बरम डिड नॉट एंटिसिपेट the proliferation of the internet all over the country and advances in technology. My point is, he did not anticipate that. I am not a fan of Mr. Chidambaram. I am not a fan of his budgets. I think whatever he has done up till now, he has a lot to answer for as far as Mr. Chidambaram is concerned, especially with regard to the farmers. अगर कांग्रेस की किसी ने मतलब हालत खराब करी है, तो उनमें से एक आदरणीय सम्मानीय पी चिदम्बरम साहब भी हैं। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, जो 73,000 करोड़ का इन्होंने बेल आउट दिया था, ऑल दैट वाज यूज्ड बाय आवर फ्रेंड मिस्टर मुकेश गांधी's पार्टी टू जस्ट बैलेंस द बुक्स ऑफ देयर डिस्ट्रिक्ट बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स। फार्मर्स के पास कुछ नहीं पहुंचा था। लेट्स बी वेरी क्लियर। बट नंबर टू, सबसे बड़ी बात यहां पर यह बनती है बागरे साहब, जो आप बात कर रहे थे, यू आर बीइंग वेरी पोलाइट, बट द फैक्ट रिमेन्स, आज की तारीख में सर everybody is shocked all over the world. How has India managed to achieve this? I am not just talking about the trade deal. I am talking about the connectivity of India. सर जो QR कोड है, जो आज की तारीख में हर जगह, जिस जगह पर भी आप जाएं, बाप रे बाप, सब्जी वाला, अंडे वाला, ऑमलेट वाला, ब्रेड वाला, दूध वाला, हर कोई बोलता है यार कैश काय को दे रहे हो यार, घर पे लेके जाना पड़ेगा, यू काइंडली प्लीज ट्रांसफर। डिजिटल रेवोल्यूशन, फैंटास्टिक। प्रदीप, you know, I want to ask you, बाकर साहब, बात यह है कि जनरल नरवणे के बुक राहुल गांधी says exposed indecisiveness of Prime Minister Modi. At the crucial venture, he left General Naravane alone to take his own decision. Now this is being, repeated by Owaisi also. The Prime Minister was indecisive. He didn't take decision at the right time. Now how do you going to overcome this? General Narawane's Rahul Gandhi, अब पूरे जितने opposition है, सब लोग यही कह रहा कि indecisiveness was clearly exposed. बाकर साहब,
सर, राहुल गांधी जी के बारे में मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के इनडिसिसिवनेस के बारे में कोई बोल रहा है तो दुनिया में कोई भी उन पे विश्वास नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी इज नोन एज द लीडर हु टेक्स डिसीजंस, हु इज नोन फॉर हिज डिसीजंस, हु टेक्स डेयरिंग डिसीजंस। और आप राजीव जी ने जो एग्जांपल दिया कि आज क्यूआर कोड हमारा इतना हर जगह पहुंच गया है, तो आप मुझे बताइए कि जनता के अगर शौचालय कांग्रेस पार्टी 70 साल में नहीं बना पाई थी, जनता के अगर बैंक अकाउंट नहीं खोल पाई थी, जनता को नल नल नहीं पहुंचा पाई थी, जनता को इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचा पाई, तो ये जनता को इन्होंने कहां पर ध्यान में दिया? ये कांग्रेस पार्टी को कैसे सत्ता में रखना, ये इनका पूरा पर्पस था। तो मोदी साहब ने जो है वो जनता पे विश्वास किया, जनता के ही सिस्टम से, वही आईएएस है, वही आईपीएस है, वही गवर्नमेंट सिस्टम है जिससे मोदी साहब ने इतने बड़े रिफॉर्म्स किए। और राजीव जी, मैं आपको चिदम्बरम साहब का जो आप बोल रहे हैं कि मैं जी। वो रिवॉल्यूशन इमेजिन नहीं कर पाया, सो मैं उससे भी डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि देखिए आपने तो 73,000 करोड़ का फार्मर वेयर का तो आपने बता दिया, लेकिन 2 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड उन्होंने दिए जिसका कोई जी, बजट जी, में जी। प्रोविजन नहीं किया था। उन्होंने जो 2008 में जब मुंबई के आतंकवादी हमले हुए थे, उसमें उन्होंने खुद बताया कि कॉन्डोलीजा राइस आने के बाद हमने हमला करने की कोशिश नहीं की। तो देखिए, देश के हित में अगर आप फैसले नहीं लेंगे और एक परिवार को पावर में रखने के लिए आपने फैसले लिए, तो आपकी मैं विजडम पे, आपके इंटेलिजेंस पे सीरियस क्वेश्चन मार्क है। बागरे और साहब अगर बड़ी आप तमीज से आने बात कर रहे हैं आज। बागरे साहब आने वाले आज बागरे साहब आई थिंक इज बीइंग वेरी वेरी डिफरेंशियल टू डॉक्टर ढोने। सर, द फैक्ट रिमेन्स दैट द ऑयल बॉन्ड्स वी आर स्टिल पेइंग इंटरेस्ट ऑन देम। अगला इंटरेस्ट ड्यू है सर 2 साल के बाद। देश के ऊपर कितना बड़ा बर्डन है उस ऑयल बॉन्ड्स का, आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है सर। इट इज लाइक टेरेबल, वो इट्स लाइक अ स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस हैंगिंग ऑन आवर हेड। अब जाकर के मुझे लगता है वो 2030 में जाकर के दैट दैट डेफिसिट ऑफ द ऑयल बॉन्ड्स विल बी वाइप्ड आउट, वो जाके ब्रेक इवन होगा सर। बागरे साहब बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप, प्लीज। सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, राजीव जी, हमारे फाइनेंशियल लैंग्वेज में इट इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। आप Yes. जो चीज नहीं है वो दिखाना चाहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी और चिदम्बरम साहब ने हमारी इकोनॉमी के साथ काफी खिलवाड़ किया था, और ये सब उनके आज चीजें बाहर आ रही है। और मैं सबसे बड़ा, सर, ये ऑयल बॉन्ड तो छोड़िए, जो क्रोनी कैपिटलिज्म बैंकिंग इंडस्ट्री में इन्होंने किया, बिकॉज आई हैव सीन दिस फ्रॉम 2008 टू 2013। जो हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों के जो आड़े टेढ़े लोन फोन बैंकिंग से बांटे हैं, हजारों लाखों करोड़ के लोन इन्होंने ऐसे लोगों को दिए जो डिजर्विंग नहीं थे। और वही 2014 से हमने जब रोका, तब लोग वो सब एक्सपोज हुए, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आया, वो एनपीए हुए, और उसके बाद आज हमने बैंकिंग सिस्टम को साफ किया। 0.5% के नीचे एनपीए है। कांग्रेस पार्टी के राज में जो एनपीए हुआ था 14 या 15%। A bank like State Bank of India was feeling the heat कि they were not able to lend to people because they had their own NPA accounts to deal with। तो कांग्रेस पार्टी हैज अ लॉट टू आंसर। और मैं कभी हमेशा सर आपको कहता हूँ कि भारतीय जनता जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है। आप किसी को ऐसा मत समझिए कि कोई उसको बहला के आप कुछ भी वोट करा देंगे। जब तक वो कंसिस्टेंसी नहीं देखती है, जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं देखती है, जब तक वो परफॉर्मेंस नहीं देखती है, जब तक ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखती है, तो वो चुन के नहीं लाती है। अगर कांग्रेस पार्टी को जनता ने इतने साल चुन के दिया, तो कांग्रेस पार्टी का फर्ज था जनता के लिए काम करना। और हम अगर काम कर रहे हैं, हमको बार बार चुन के दे रही है। देवेंद्र जी के नेतृत्व में अगर रूरल पार्ट में भी कांग्रेस पार्टी, जो पहले कहते थे कि रूरल पार्ट में कांग्रेस स्ट्रांग है, आज सबसे बड़ी और सबसे शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ नेताओं की पार्टी बन गई है, और कुछ इनके वोटर्स बचे हैं। इनके पास अनफॉर्चुनेटली कार्यकर्ता कोई बचे नहीं है कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होता। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पूरे महानगर पालिका में, राजीव जी, प्रदीप जी, डॉक्टर ढोने जी, सुनने लायक बात है, पूरे महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी और महायुति को प्रचंड बहुमत मिला। एक सर कांग्रेस पार्टी को चंद्रपुर में बहुमत के करीब थे। जी जी वहां भी ये दोनों, वहां भी प्रतिभाताई धनोरकर और वडेट्टीवार जी झगड़ रहे, जी। किसका महापौर बना है, किसका ऊपर। उन्होंने तो वहां तक मतलब समृद्धि महामार्ग पे देयर वाज अटेम्प्ट फॉर किडनैपिंग ऑफ सम कॉर्पोरेटर। Yes. तो आपको तो सत्ता के लिए आप है ना, आपके पास क्या आइडियोलॉजी है? चंद्रपुर में जनता ने आप पे विश्वास किया, लेकिन वहां भी आप अपने 2 लोगों को साथ में नहीं रख पाते। भारतीय जनता पार्टी में बताइए आप, मैं आप चैलेंज करता हूँ पूरे देश में, कहां पर हमारे बीच में गुटबाजी है? कहां पर हमारे लोग पार्टी लाइन से अलग बात कर रहे हैं? और आज ये सत्ता है मोदी साहब है इसलिए नहीं, ये तो हम जनसंघ के जमाने से। मैं डॉक्टर ढोने जी से पूछना चाहता हूँ कि अशोक चौहान जी अगर कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं मानते, आज उन्होंने छोड़ी है, तो हमारे ऐसे कितने लोग छोड़ के गए जो कांग्रेस पार्टी में गए सत्ता के लिए? तो कैसा है प्रदीप जी, राजीव जी, आइडियोलॉजी इस देश की
जो है वो भारतीय जनता पार्टी So के what I साथ है। want to know और is, भारतीय- you are absolutely right, क्योंकि क्या है, ढोने साहब 1984 में कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ 2 सीटें आई थी। 1980 में पार्टी बनी थी। एक्चुअली मैं तो मानता हूं कि अपनी पुरानी पार्टी है, 1954 की पार्टी है। सर, भारतीय जनसंघ में आज तक कभी विभाजन नहीं हुआ। विभाजन हुआ, छोटा सा हुआ, जब बलराज भैदोगी अलग हो गए। उन्होंने कहा कि आई डोंट एग्री विद द फॉर्मेशन ऑफ भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने भारतीय जनसंघ बना के रखी। उन्होंने कहा मैं बीजेपी में नहीं आऊंगा। सो दैट वाज नॉट अ स्प्लिट। जब इनकी 2 सीटें भी आई थी ना ढोने साहब, तब भी भारतीय जनता पार्टी टूटी नहीं। हर जगह पे बीजेपी का कोई शख्स ऐसा नहीं है जो जाकर के कांग्रेस में चला गया हो सत्ता के लिए। तो सर आप ये बताइए, ऐसा कांग्रेस में ही क्यों होता है? कांग्रेस कितनी बार टूटी है? कितनी कांग्रेस पार्टियां हैं सर अभी? 12, 15, 16 कितनी हैं? आप बताइए। चौधरी चरण सिंह भी एक जमाने में कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे। मुलायम सिंह यादव जी भी हुआ करते थे। ममता बनर्जी भी एक जमाने में कांग्रेस पार्टी में थी। शरद पवार साहब कांग्रेस पार्टी में थे। तो सर आप बताइए ना, मतलब देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग समवेयर दैट द कांग्रेस इज स्प्लिटिंग सो मेनी टाइम्स। ये अभी नई बात तो नहीं है ना। शुरू से अभी तक अगर आप देखें, कांग्रेस एस बन गई, कांग्रेस यू बन गई, कांग्रेस आई बन गई, कांग्रेस आई तो अभी भी है, और आगे अलग अलग कांग्रेस बन गई। ये क्या बात है सर? आप बताएं प्लीज। मोरारजी देसाई ऑल्सो इन द कांग्रेस। आप बताइए सर। सर जो बड़ी बड़ी कुछ पार्टी दिन में राहुल कांग्रेस और प्रियंका कांग्रेस भी बन जाएगी। सर जो बड़ी पार्टी रहती है जी, उसमें टूट फूट होती रहती है। जो छोटी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी बहुत छोटी पार्टी है, अरे वाह वाह वाह। तो उसमें क्या टूट होने का कोई आपने- सवाल ही नहीं है। एक आज बात। डॉक्टर और ढोने भी लोगों हमें की जो क्या कह रहे थे महत्वाकांक्षा मुझे रहती है समझ में सर, नेताओं की महत्वाकांक्षा अलग अलग स्टेट में, तो महत्वाकांक्षा की वजह से लोग पार्टी से बाहर आते हैं। कुछ उसमें ताकतवर लोग भी बाहर आए हैं, तो ये तो है, ठीक है। उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया, तो लोग बाहर आ गए, तो पार्टी तोड़ दे। ये हो गए, पार्टी छोड़ गए। अब क्या करेंगे उसमें? लोग देखिए, बड़े पार्टी में होता ही है ऐसा, जो बड़ी पार्टी है। और अभी जो माहौल है कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो उन्होंने कोई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऐसा बोला नहीं कि हमारे पार्टी में शामिल हो जाओ। उन्होंने गलती कभी करी इस आपने। पे फोर्स नहीं किया। लेकिन भारतीय गलती करी जनता आपने। पार्टी बहुत जोर जोर से लोगों को पीछे ईडी की ताकत लगा के, अभी परसों के दिन तो इनके मिनिस्टर ने बोला कितने लोगों को ईडी की कार्रवाई, कितने लोगों पे हुई, बहुत कम 2 लोगों पे कार्रवाई हुई सर 5 साल में। तो कितने लोगों पे इन्होंने ईडी की इंक्वायरी लगाई, गुने दाखिल कर दिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं उसमें। ये पॉलिटिकल हेतु से प्रेरित रहते हैं। दोनों साहब, एक चीज हुई है ढोने और साहब। सर एक मुद्दा रह गया, आपने जो ऑयल बॉन्ड का बोला है, हाँ, ऑयल बॉन्ड का तो 2004 से 2009 के बीच में कांग्रेस पार्टी ने ऑयल बॉन्ड दिए थे। वो किसके लिए दिए थे, किसको दिए थे सर? वो दिए थे इंडियन ऑयल, एचपीसीएल, बीपीसीएल को दिए थे। और वो इसलिए दिए थे कि जनता को आप सहूलियत में, करेक्ट, आप जनता को कम रेट में पेट्रोल और आप, डीजल बेचे। करेक्ट। डीजल पेट्रोल दे दो, आप जनता को लूटो मत। उसके बदले में उनको सहूलियत दी है। कितने की दी सर? 1.44 लाख करोड़, यानी 144 लाख करोड़ ये अमाउंट है। ये कोई बहुत बड़ी अमाउंट है नहीं, लेकिन आज 16 लाख करोड़ तो आपने उद्योगपतियों की माफ कर दिया सर। माफ नहीं किए सर। अरे सर माफ ही रहता है सर ये आप Sir, it's below the line. राइट ऑफ किए सर। ये राइट ऑफ करना क्या है? राइट ऑफ बोलते नहीं, उसको अभी बाजू में रख दिया, बैलेंस शीट से बाजू में रख दिया, वो तो चले गए। सर वो बैलेंस शीट से हटाया है। दोनों साहब बाकरे साहब ने रोजी पिक्चर पॉइंट आउट किया, इंडो यूएस ट्रेड डील का फादर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स। मगर राहुल गांधी जी, जयराम रमेश जो लूप होल्स दिखा दे कि आपको डिक्टेट कर रहे कि रशियन में तेल आप ले लेंगे नहीं लेंगे, और आपने लिया तो 25% आप पे आ जाएंगे। तो ये हाँ बोलिए। ये जो डील हुई उसमें ऐसा है कि ये डील में 500 बिलियन जो डॉलर का हम खरीदेंगे, ऐसा हमने लिख के दे दिया। लेकिन अमेरिका हमसे कितना खरीदेगी वो कहाँ है उसमें? सर नॉट ट्रू सर हाथ जोड़ करके एक बोलिए बार सर, फिर आप बता बोलिए। रहा हूं सर, हाथ जोड़ करके फिर मैं बता रहा हूं। जब ट्रंप साहब प्रेसिडेंट बने थे, उसके बाद जब पहली मीटिंग हुई थी नरेंद्र मोदी जी और प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की, उसमें दोनों हेड्स ऑफ स्टेट ने ये तय किया, हेड्स ऑफ स्टेट नहीं, प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट, उन्होंने ये तय किया था कि इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड है, वी विल टेक इट अप टू $500 बिलियन। ये आप पहले की आप जॉइंट स्टेटमेंट देख लें। ट्रंप साहब को वो $500 बिलियन का फिगर याद है, उसके बेसिस पे उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल पे ये लिखा था। दैट इज बिकॉज ऑफ दैट
इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग 500 बिलियन डॉलर का खरीदेंगे, इसका मतलब ये है कि 500 बिलियन डॉलर तक हम ट्रेड को लेके जाएंगे। दैट इज द आइडिया सर, प्लीज। अच्छा सर, इसमें टेरिफ कितना है सर? पहले 2-3% लगता था, अब There you go 18% again। कर तो दिया। सर क्या हो गया सर? 18% हो गया सर। हाँ 18% हो गया सर, करेक्ट। पहले 2-3% लगता था। करेक्ट, बाकी सारी दुनिया में भी 2-3% लगता था। बाकी सारी दुनिया में कहीं पे 19% तो हो फिर गया तो है, अपन तो कहीं विश्व पे गुरु 20 है हो ना। गया है, कहीं पे 25 हो गया हम है। तो विश्व गुरु है, आप तो बोल रहे हैं कि मोदी जी का डंका दुनिया में बज रहा है। बज रहा है अब सर, तो बोलना था इसलिए 2-3% सबसे कम हिंदुस्तान पे है। पहले था, अब 0%। सर इसलिए यूरोप के बाद हिंदुस्तान में, यूरोप में 13 के 15% है, इंडिया पे 18% है, और बाकी सारी दुनिया पे 19% से शुरू होता है, और जैसे चाइना है 40% तक जाता है। दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। क्वाइट नहीं, लेकिन हम तो समझ रहे थे। इसमें तो कोई आर्गुमेंट नहीं है। नहीं, हम तो विश्व गुरु समझ रहे थे, भारत में विश्व गुरु बन गया। अब ट्रम्प बन तो गया। ऐसा डर के सर, मैं आपको डर जाएगा सर ट्रम्प, यही और बोलेगा जो सर आप जो सर बोलेंगे यही वही बात सही। यही बात मैं आपको यहाँ पे न जाने कितनी मर्तबा बोल चुका हूँ। इनफैक्ट एक बार समीर बागरे साहब ने वो किताब भी निकाली थी, मैं आपको बता दूं, विलियम डैलरम्पल की किताब ले लीजिए, द गोल्डन रोड। उसमें तो ये है कि भारत पिछले 4000 साल से विश्व गुरु है, विश्व गुरु था, विश्व गुरु है, विश्व गुरु रहेगा। अरे जिसने पूरी दुनिया को गिनती सिखाई हो, जिसने पूरी दुनिया को ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और एस्ट्रोनॉमी सिखाई हो, पूरी साइंस सिखाई हो, वो विश्व गुरु नहीं होगा तो और कौन होगा? विश्व गुरु हमें बनने की जरूरत नहीं है, मोदी जी हम की हैं। वजह से नहीं, विश्व गुरु पहले से है। सर भारत है विश्व गुरु, हाँ, तो ये शुरू से बोलिए, आज मोदी तक जी की है। वजह से मोदी नहीं जी है ने विश्व कभी नहीं गुरु। बोला कि मैं विश्व गुरु हूँ। यार ये क्या But- ये क्या है यार? दोनों साहब, भारतीय I'll come to जनता पार्टी आपका लोग तो interesting बोलते हैं, topic पे मैं आता हूँ। विश्व गुरु बन गया। आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक में आता हूं। मोहन भागवत जी जिस प्रकार से बांग्लादेशी हिंदूज को यूनाइट होने के लिए कहा, बोला आप एकत्रित हो रही है, आप एक होकर आंदोलन कीजिए, लड़ाई कीजिए, यहां से हम जितना मदद आपको कर सकेंगे हम लोग करेंगे, और पूरे दुनिया में जितने हिंदूज है वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, ये हमारा कहना है। तो किस प्रकार से आप इस स्टेटमेंट को मोहन भागवत जी का कैसे देखते हो? नहीं, हम तो उनके जो उन्होंने बोला है, हम तो उनका खुला समर्थन करते हैं कि उन्होंने जो बोले हिंदुओं को यूनाइटेड हो जाओ, बांग्लादेश के हिंदुओं ने यूनाइटेड होना चाहिए, और इस देश के पूरे हिंदू लोग उनके साथ में हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ में नहीं है। उन्होंने कहाँ बोला है कि बस रोक दो, हिंदुओं पे जुल्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे? कहाँ बोले? कहाँ मोदी जी ने बोले है? इस देश का हिंदू बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ में है, पूरे दुनिया का हिंदू बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ में है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ में नहीं है। वो चाहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे जुल्म हो जाए तो पूरे दुनिया को दिखे, और हिंदुस्तान के हिंदुओं को दिखे तो मुसलमानों के खिलाफ जाए। क्या ये सब बात मिली है। भगत है सर। इसी- भारतीय जनता पार्टी के नेता और बांग्लादेश के कट्टरपंथी मुसलमान, इनकी मिली भगत है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पाकिस्तान के कट्टरपंथी नेता, इनकी मिली भगत है। ये बार बार मिलते टुडे हैं। डॉक्टर डोने इज इन फॉर्म, डॉक्टर डोने साहब फॉर्म में हकीकत है सर, है। ये हकीकत है। बागर साहब आप ये कुछ बोलना बहुत चाह बड़े रहे थे, मुस्लिम उसके बाद मुझे सर। मुकेश गांधी साहब के बताना है। बागर साहब यू वांटेड टू से समथिंग, प्लीज गो अहेड। मुझे लगता है डॉक्टर डोने की बात राहुल गांधी जी भी नहीं मानेंगे, जो बात वो बोल रहे हैं कि उनकी, वो तो हम, राहुल गांधी हम पे क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई आप पाकिस्तान से क्यों नहीं दोस्ती करते, आप क्यों वहां पर बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी उनके साथ आप क्यों नहीं बात करते। तो ऐसा देखिए कभी नहीं बोलते मोदी राहुल साहब ने और गांधी। हमारे एक स्टेटमेंट हमारे दिखाइए सर। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने क्लियरली कहा है कि वी कंडेम इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल टर्म। और राजीव जी, प्रदीप जी, कोई हर चीज बोल के नहीं दिखाई जाती, जो पीछे से काम हो रहा है। आज आप देखिए बांग्लादेश में इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसमें भी इंटरनेशनल प्रेशर बांग्लादेश पे बन गया है। ये जो मोहम्मद यूनुस या जो कौन है, वो एक मतलब जो फेक नोबल लॉरेट करके उसको बिठाया गया लेफ्ट इकोसिस्टम का, ये वही टूल किट का पार्ट है जिससे राहुल गांधी जी मिलते रहते हैं। जॉर्ज सोरोस का ही तो टूल किट का पार्ट है। आपने अगर जॉर्ज सोरोस को बोला तो अभी तुरंत बांग्लादेश के हालात ठीक हो जाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट जो इकोसिस्टम चल रही है पूरी दुनिया भर में, ये बांग्लादेश भी उसका एक लेबोरेटरी है, पाकिस्तान भी एक लेबोरेटरी है। और देखिए आज पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है, बांग्लादेश की क्या हालत हो गई है। टेक्सटाइल में पूरे दुनिया में से आज भारत को ऑर्डर्स आ रहे हैं। जब वहां पर गरीबी है, जब इतनी ज्यादा ये है, तो इनको धर्म का आंदोलन सूझ रहा है, क्योंकि आज दे आर काउंटिंग देयर फाइनल डेज। और जो बांग्लादेश में एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की गई थी वो फेल हो गया है।
हम पूरी भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे हिंदू समाज हो, चाहे हमारा भारत हो, मैं उसमें डॉक्टर ढोने जी को भी कोई डिस्टिंक्शन नहीं करूंगा। हमारा पूरा भारत बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़ा है, चाहे हमारे भारत के मुसलमान हो, चाहे हमारे भारत के हिंदू हो, पूरा जी। भारत उनके साथ खड़ा है। दुरुस्त हर बात। आदमी ने स्टेटमेंट दिया, तो ये कोई डिबेट की बात ही नहीं है कि भैया हमारे हिंदू भाई को अगर वहां पर कत्लेआम हो रहा है तो पूरा देश साथ में रहना चाहिए। तो डॉक्टर ढोने जी बोल रहे हैं कि आपका कोई साठगांठ है, तो दिस इज अ वेरी, मतलब आई कैन से वेरी सैड स्टेटमेंट ऑन हिज पार्ट। और ये ऐसा होना नहीं चाहिए। यही तो है सर, जब भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में रहती है तो देश के हित में जो इश्यूज है वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी रही, चाहे बांग्लादेश का वॉर हो, चाहे नरसिम्हा राव जी को जब अटल बिहारी जी को यूएन में भेजना हो, तो अब भारतीय जनता पार्टी चाहे सत्ता में हो चाहे अपोजिशन में हो देश के लिए खड़ी रहती है। कांग्रेस पार्टी, दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता से बाहर होती है तो इनकी हालत वो जल भी मछली वाली हो जाती है और ये कुछ अनाप शनाप बोलने लगते हैं। राहुल गांधी भी बोलने जी। लगते हैं, इनके लीडर्स भी बोलने लगते हैं और इनके प्रवक्ता भी बोलने लगते हैं। And Mukesh, I want to small go thing. Mukesh Gandhi. Mukesh Wow, Gandhi. wow, yeah. Mukesh Gandhi, sir. Sir, 1 second. The only one thing, Canada, by the way, the Prime Minister of Canada, Mark Carney, has announced that very shortly, within another 2 months, a Canadian-India free trade agreement will be in place. This is what he has said. And a warning has been given to all Khalistanis in Canada. Either you stop anti-India activities or pack up and get out. This is official now Mukesh Gandhi from sahab. the Canadian very government. good, very good news. मुकेश गांधी साहब, डोंट यू बिलीव, जैसे राहुल गांधी जी कह रहे हैं, जयराम रमेश जी कह रहे हैं, वन यू नो हमारे इंटरनल डिसीजन मेकिंग में रशियन ऑयल मत खरीदो, दिस इज a forceful intervention by Trump administration. जैसे क्या agricultural markets have been opened up and they are celebrating out there. US में celebration चल रहा है, देखो इंडिया में हमारे agricultural products are going to go there and our farmers are going to earn profit. Third, जो surplus था Indian US trade में, वो surplus कम होता जा रहा है because imports are going to triple import. तो ये सब चीज देख के आप किस प्रकार से जयराम रमेश जी को और राहुल गांधी जी के एलिगेशंस को देखते हो? सर, मैंने आपको पहले ही कहा कि मार्च में ये जब जो ट्रेड डील हुई है वो ऑन पेपर आएगी, उसके बाद में ही हमको पता चलेगा कि व्हाट इज द एग्जैक्ट ट्रेड डील में हमको कितना बेनिफिट हुआ है और कुछ नुकसान भी हुआ है। तो ये जब तक ये टैली नहीं होता है, ट्रेड डील हो गई है, इट इज फोकस्ड एंड इट इज अनाउंस्ड बाय द ट्रम्प आल्सो एंड हिज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द यूएस आल्सो। बट ये जब तक ऑन पेपर आती नहीं है तब तक पीयूष गोयल जी भी स्टेटमेंट देंगे, ट्रम्प के अधिकारी भी स्टेटमेंट देंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। पर मेरे हिसाब से जो डील हुई है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट हुई है। इसमें हमारे फार्मर को, फिशरीमैन को और हमारे कोई भी प्रकार के लोगों को, इसमें डेयरी बिजनेस वालों को कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। और दूसरा कि हमारा एक्सपोर्ट इतना अच्छा बढ़ेगा। अभी मेरे जेम एंड ज्वेलरीज के जो बड़े बड़े लोग हैं वो लोग तो कहते हैं कि वी विल क्रॉस दी हंड्रेड्स ऑफ इयर्स का जो हमारी बॉर्डर है वो क्रॉस हो जाएगी। इतना जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्टर के पास बिजनेस की ऑफर आई हुई है। इसी तरह हर डिपार्टमेंट को, लेदर वाले जो है वो लेदर वालों को भी इतना बड़ा काम मिल रहा है कि आपके धारावी में अभी जितने भी लेदर का काम करने वाले दे ऑल आर ओवरबुक्ड। तो ये सब इसका खाली ये ट्रेड डील होने से ये माहौल बना है और व्हेन इट विल स्टार्ट द एग्जीक्यूशन इट विल इंक्रीज। और हम अमेरिका से जितना यूएस से लेते हैं उससे आगे जाकर के मुझे तो लगता है कि एक साल में हमारा एक्सपोर्ट भी इतना बढ़ेगा कि वी विल बी ऑन सरप्लस साइड। Just one small thing. When we talk about Russian oil, by the way, this is for the information of everybody. The latest figure. This is today's figure. Today's figure. Hey, Bagri Saab, you must be knowing it. I don't know. Bagri Saab is gone. Has he gone? Is he getting a call? I think he's getting a call. No. Yes. Ji, Samir Bagri Saab, this is the latest. India is importing 1.2 million barrels per day from Russia even today. Even now. I'm talking about yesterday's figure. 1.2 million barrels per day is being imported from Russia. And guess what? In the last 1 year, because of Russian oil, we have saved $17 billion. $17 billion की सेविंग हुई है साहब भारत को, वेरी गुड, वेरी टू बिकॉज ऑफ इम्पोर्टिंग रशियन ऑयल। और मोदी जी ने और इनफैक्ट पीयूष गोयल साहब ने
इनफैक्ट हरदीप सिंह पुरी साहब ने भी ये क्लियर कर दिया था अपने अमेरिकन काउंटर पार्ट्स को. आई एम श्योर समीर बागरे साहब ऑलरेडी नोज अबाउट इट. आई डोंट नो इफ ही इज ऑथराइज्ड टू टॉक अबाउट इट. कि भैया लैंडेड कॉस्ट अगर रशियन ऑयल की जो हमें मिलती है वो आप हमें दिलवा दीजिए, हम आपसे ले लेंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे. हम भारत को टैक्स नहीं करेंगे आपके चक्कर में. वेनेजुएलन ऑयल और आपका रशियन, आपका अमेरिकन ऑयल, अगर लैंडेड कॉस्ट इतनी है. एंड डू रिमेंबर वेनेजुएला में देयर इज अ रिफाइनरी, समीर बागरे साहब यू मस्ट बी नोइंग, इट बिलोंग्स टू अस. वेनेजुएला की एक ऑयल रिफाइनरी है विच बिलोंग्स टू ओएनजीसी. मुझे लगता है ये इन्वेजन की वजह से, ट्रंप साहब की वजह से हमारा जो $600 मिलियन वहां पे फंसा हुआ है, शायद वो भी मिल जाएगा इस बार. वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग. So, but Sameer Bakre Sahab, I want to ask you, Jairam Ramesh ka this kind of allegations needs clarification. That I asked Mukesh Gandhi Sahab. Russian oil, it's like a dictatorship order कि आप नहीं खरीद सकते. आप खरीदेंगे 25% और बढ़ा देंगे. This is what Jairam Ramesh says. He says the imports, the farmers already talked. Gandhi Sahab ने भी कहा कि you opened up and the farmers of US are celebrating. The farmers of US are celebrating that they are going to earn profits. Now imports are going to triple. That is what Jairam Ramesh says. Imports are tripling, and because the trade surplus the trade surplus is going to reduce. That's what he says. IT sector, he says, is undefined. IT sector is undefined, and our exports are going to have slightly more tariffs. Bakre sahab. हेलो. हाँ, जी बोलिए सर. आप सुन लिए नहीं देख आप, नहीं आपका आवाज ब्रेक हुआ था प्रदीप जी. So I'll just repeat it. One, the kind of Russian oil diktat that you can't buy. If you buy it, I'll have 25% more tax. Number two, the import duty जो farmers products है, it's absolutely reciprocal में ना होगा. The farmers of US are celebrating. Third, imports have tripled. Imports are going to triple. The trade surplus between India and US are going to reduce to nil. IT sector, Jairam Ramesh says, undefined. Exports, our exports probably going to have little more tariffs. Bakre साहब. प्रदीप जी देखिए, जो फाइनल डिटेल्स है ट्रेड डील के, अगर आपने पढ़ा क्लियरली तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा प्रोटेक्टेड है. हम जो टेक्नोलॉजी जो सेक्टर्स में चाहते हैं, चाहे वो हमारे क्रिटिकल सेक्टर्स हो, डेटा सेंटर्स हो, चाहे हमारे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हो, चाहे डिजिटल पुश हो, इसके लिए हम इक्विपमेंट इंपोर्ट करेंगे. और आप क्या चाहते हैं कि जो हम 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी आज से 10 साल पहले थे और अब अगर 4-5 ट्रिलियन में जाएंगे तो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ने ही वाले. सो इट इज अ रिडिकुलस आर्गुमेंट दैट 500 बिलियन डील का ट्रेड का डील नहीं होगा. अरे भाई, हम तो 4 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं इकोनॉमी को ले जाने के लिए. सो इसमें तो ट्रेड डील हर देश से बढ़ने वाला है. और हमारे जो फार्मर्स है, हमारा जो डेयरी उद्योग है, सरकार ने ऑफिशियल हैंडल्स थे और सरकार ने प्रेस नोट दे के कहा है कि सभी प्रोटेक्टेड है और जो चीज खोली है वो भी कोटा के साथ खोली है, वो भी सरकार ने बोला है. सो मुझे ऐसा कहना है कि जयराम रमेश जी ने अगर अच्छे से पढ़ाई की तो उनको ट्रेड डील समझ में आएगी. लेकिन क्या होता है, उनको बहुत जल्दी रहती है ट्विटर पे या किसी पे कुछ भी चीज करने की एंड जनता को कंफ्यूज करने की. जैसा अभी डॉक्टर डोने जी जैसा कह रहे थे कि भैया पहले तो 3% था. अरे भाई, तब भी तो मोदी साहब के वक्त भी तो 0% था. ये तो पोस्ट ट्रम्प एरा में हमको बात करनी पड़ेगी. जब सेकंड टाइम पोस्ट ट्रम्प साहब बने तो चाइना पे अगर 37% और इंडिया पे 18% है तो आप क्या सेलिब्रेट नहीं करेंगे क्या? और ये कहेंगे भैया 5 साल पहले इंडिया पे 0 था. कोई भी चीज आज कॉन्टेक्स्ट में देखनी पड़ेगी. आज हमारा 15 लाख लग रहा था कि मोदी जी यानी सबके लेकिन बागरे साहब, डोने जी सुनिए, डोने जी सुनिए, डॉक्टर डोने जी सुनिए, डरते होंगे मोदी जी को. जी बोलिए. अरे भाई, आपके हम कैसा इन पे डॉक्टर डोने लगाएंगे? जी, 2-3% टेरिफ तो 18% कैसे लगाएंगे? मोदी जी का देश है. तो मुझे लगा डर गए होंगे, लेकिन वो डरे नहीं. डोने साहब, आपकी राहुल गांधी की इकोनॉमिक्स यहाँ नहीं चलेगी. ये ऐसा है कि आपने जो कहा था ऑयल बॉन्ड जो 2 लाख करोड़ का था, चलो आपकी भी बात लेता हूँ मैं. 1,44,000 करोड़ की बात करता हूँ. लेकिन उन्होंने आउट ऑफ बजट रखा था ना उसको. उन्होंने डेफिसिट बताते हैं उसको छुपा के रखा है. जो आने वाली सरकार उसका बरकरार. जो वो कंपनी सरकारी कंपनी को दिया था सर, डोने वो साहब सब सरकारी कंपनी को दिया था. वो अरे सरकारी कंपनी को, लेकिन सरकार ने दिया था ना, तो बजट में से दिया था ना. आपको बजट में से दिया था. डॉक्टर डोने जी मुझे बोलने दीजिए. डॉक्टर डोने जी मुझे बोलने दीजिए. मैं आपको समझाता हूँ डॉक्टर डोने जी. 1,44,000 करोड़ अगर ऑयल कंपनी को दिया था, लेकिन सरकारी टैक्स के रिसीट के थ्रू दिया था.
वो डेफिसिट का पार्ट होना चाहिए था, वो नहीं दिखाया, उन्होंने छुपा के रखा। आने वाले सरकार को उसका भुगतान करना पड़ा। और आप जो बात कर रहे हैं कि भाई ये अरे जनता डेफिसिट के लिए किया हमने था, लोग, जनता अरे को जनता सहूलियत के लिए, मिली लेकिन उसकी वजह से। अरे भाई मेरे, तो एयरपोर्ट डॉक्टर ढोने जी 1,44,000 करोड़ उन्होंने भारत सरकार की बैलेंस शीट के बाहर रखा, उसके कारण आपका डेफिसिट, और उस वक्त आपका बजट सिर्फ 14 लाख करोड़ का था, उसके 10% था। अगर आपने वो 10% दिखा दिया रहता तो आपका फिजिकल डेफिसिट 18-19% चले गया रहता। तो ये समझना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी हमेशा नॉन ट्रांसपेरेंट रही है, जनता की आंखों में धूल झोंकने वाली पार्टी है। तो आज सबके सामने सब है, सर, ऐसा एवरीबडी है- कैन रिसर्च टुडे, सर, एवरीबडी ऐसा कैन है, रिसर्च टुडे। समीर बाकरे साहब, वन स्मॉल थिंग, countries like Sri Lanka, Bangladesh and Pakistan also did the same thing, and you see what has happened to them right now. You can't keep oil prices artificially low, you can't do that. At the end of the day, market prices have to operate whether you like it or not. मानता हूं थोड़ी बहुत आप सब्सिडी दे सकते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा अगर आप सब्सिडी देंगे ना डॉक्टर ढोने, तो हालत खराब हो जाती है, फिर बहुत हालत खराब हो जाती है। उसकी भरपाई करने में लोगों का ज्यादा नुकसान होता है, कम नुकसान नहीं होता है। अरे जहाँ Let's be ये very clear. जनता के पैसे उद्योगपतियों को लुटाने में। सर, उद्योगपतियों को अगर कहीं अरे पर भाई, किसी ने लौटाया है, अगर किसी राजीव ने, राजीव जी बोलिए सर, आप बताइए, बाकी सब बोलिए। राजीव जी, मैं आपको एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक देता हूँ कि बैंकिंग सिस्टम पे आप एक दिन डिबेट रखिए। जी कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से एक्सपोज होगी ना, जो बैंकिंग में सर, इन्होंने जवाब fraud नहीं दे करवाया है, पाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे सर, वही मैं जवाब बोल रहा नहीं हूँ दे ना, पाएंगे, नहीं दे इन्होंने उसका पाएंगे। जवाब क्या देंगे सर? 16 लाख करोड़ आपने राइट ऑफ किए, उसका अरे क्या भाई, जवाब देंगे? अरे राइट ऑफ क्या भाई साहब, एनपीए किसके वजह से हुए? Sir, they are और not राइट ऑफ written रिजर्व off. बैंक के नॉर्म्स के हिसाब से होते हैं, लेकिन बैंक कोई उसका व्यवहार नहीं करती। बैंक रिटेन्स द राइट टू रिकवर द लोन्स फ्रॉम द पीपल। विजय मल्ल्या के पूरे 14,000 करोड़ से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने रिकवर किए थे। आपने वो लोन बांटे थे किंगफिशर एयरलाइन को, पूरा लोन भारतीय जनता पार्टी ने रिकवर किया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है और मोदी साहब की सरकार है, ना देश का एक पैसा लूटने देंगे, ना किसी को यहाँ खाने देंगे, ना खाने दूंगा वाला जो मोदी साहब का है। तो कांग्रेस पार्टी इसीलिए हताश और निराश है, क्योंकि इनकी पूरी करप्शन की दुकान मोदी साहब दोने साहब, मोदी साहब का उपलब्धि इनकम टैक्स में जो 12 लाख का रिलीफ दिया कॉमन मैन के लिए, जो वर्किंग क्लास है, आगे जाके जीएसटी में ऐतिहासिक जो निर्णय लिया, जीएसटी में रिडक्शन करके जितने सेल्स आपके ऑनलाइन सेल्स इस प्रकार बढ़ गया है, तो ये और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आज मदर ऑफ ऑल ट्रेड विद यूरोपियन यूनियन, फिर फादर ऑफ ऑल ट्रेड विद यूएस, पूरे देश विदेश में जिस प्रकार से मोदी साहब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करे, तो क्या आपको नहीं लगता कि 11-12 साल में मोदी साहब ने ऐतिहासिक निर्णय लिए लोगों के बेनिफिट में? सर, हमको जब लगेगा कि जब इस देश की जनता खुश हो जाएंगी, जनता अमीर हो जाएंगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगा, बेरोजगारी कम हो जाएंगी, ये और किसानों के दामों को जो दुगनी, उनकी आय दुगनी होंगी, उनकी जो इनकम है वो दुगना हो जाएगा, और वो उनके जो करते हैं वो बीज बोते हैं, उसको भी इनकम ज़्यादा मिले, इनको रेट भी ज़्यादा मिलेंगे। ये कुछ भी नहीं हो रहा। 45 साल में सबसे ज़्यादा सर, बेरोजगारी बीज के बारे में तो बात मत करो धोनी साहब, बीज, सीट्स यूरिया के बारे में बात मत करो। पूरा- अरे मुकेश गांधी साहब, एक सेकंड, सीट्स के बारे में तो बात मत करो सर, मेरा मुंह खुल जाएगा नहीं तो बहुत बुरी तरह। अरे कुछ नहीं सर, शरद पवार साहब किसानों ने- की आय दुगनी नहीं की, किसानों की अरे जो शरद पवार लागत साहब है, ने उसका खर्चा दुगना कर दिया। आपका जो सीड नेशनल राजीव जी, I have to go somewhere. Yeah, one small thing, one small thing. Our entire independence with regard to seeds was sold off to Bayer by our dear friend Mr. Sharad Pawar. Let's not get into that. छोड़िए सर, क्या बात कर रहे हैं हम। Anyway, समीर बाकरे साहब, thank you very much for joining us. Dr. Dhone, it's always a pleasure, and I'm waiting for Dr. Dhone's announcement that he has joined the BJP. बहुत जल्दी होने वाला है, मुझे मालूम है। मुकेश गांधी साहब, thank you very much, sir. It's been a great pleasure as always. पहले मैं करप्ट बनूंगा, उसके बाद ज्वाइन करूंगा। नमस्कार सर, नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, नमस्कार, हर हर महादेव, नमस्कार सर। Yeah, the fact is, as far as the Congress is concerned, is right from the time of Narasimha Rao. I mean, I still remember everybody. You met an industrialist with me, if you remember. Yes. महालक्ष्मी के सामने उनका इतना बड़ा ऑफिस अब तो दुनिया में नहीं है, बड़े अच्छे मित्र थे हमारे। उनका यार क्या बात कर रहे हो, एक फोन करवाते हैं, लोन आ जाता है।
मतलब ऐसा थोड़ी होता है सर, क्या है मतलब, एंड दैट वाज ड्यूरिंग द कांग्रेस टाइम ना, इट हैपेंस, लेट्स बी वेरी क्लियर. Ultimately, why is it that people are investing in India is also because you have tightened all the fiscal controls that should be there on the banking sector and everywhere else. The tax regime remains consistent, everything else remains consistent. As a result of which, when multinationals come over here and invest, say, in billions or trillions of dollars, they expect that the rules are not going to change suddenly, which used to happen all the time during the Congress regime. It doesn't work like that, let's be very clear. And they need to have some guaranteed time period profits. You know, Yes. if I come and कि invest इतने time 5 में साल मुझे में इतना- या 6 इतना- साल में या इतना 7 साल return आए. में जो मुझे रिटर्न्स मिलना चाहिए वो नहीं होता था. And I think the MMS मनमोहन सिंह time it was difficult because एक प्रोजेक्ट है वो 10 साल खींच जाता है. बोले हमने पैसे तो डाले, रिटर्न्स कब मिलेगा? When can I take no money So, back? 10 साल 15 साल 20 साल, एज मोदी साहब से कि अबे भैया इनॉग्रेट आप लोगों ने किया, उसका उद्घाटन मैं कर रहा हूं अभी यहाँ करके, मतलब फाउंडेशन स्टोन आपने लाना, प्रोजेक्ट का उद्घाटन मैं कर रहा हूं, तो मतलब doesn't make sense. Let's be very clear. Like for example, as I keep saying again and again and again, when Mr. Nitin Gadkari was here, he was the infrastructure czar, he was the minister for infrastructure in between 95 and 99. उन्होंने यहाँ पे 48 फ्लाईओवर उनके कार्यकाल में बने, 3 और बने, 51 फ्लाईओवर हो गए, और पुणे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे उन्होंने बनाई. उन्होंने नींव रखी किसकी? बांद्रा वैली सी लिंक की. Exactly. सर वो 15 साल के बाद बना, मतलब क्या है यार, come on. And you have done a lot of interviews on I've this. done it. I mean, even at the time when Anil Deshmukh was the minister, even at that time, क्या सर, मतलब आपको 10 साल 11 साल लग गए एक फ्लाईओवर बनाने में, फ्रॉम द सी लिंक बनाने में. मतलब राइटफुली स्पीकिंग व्हाट नितिन गडकरी साहब had planned was के 5 साल के अंदर नारीमन पॉइंट वर्ली बांद्रा वर्सोवा बन जाता. तो कांग्रेस का तो ये, इसको आगे बढ़ाते रहो, टॉस करते रहो. ऐसा नहीं होता ना सर, ऐसा नहीं होता. और जो डॉक्टर ढोने बात कर रहे थे, बात बिल्कुल ठीक है, आई एग्री विद यू. डॉक्टर ढोने ने जो बात कही कि भाई ऑयल पूल बॉन्ड जो था, हमारा ऑयल पूल अकाउंट जो था, जिसकी वजह से हम लोग पेट्रोल और डीजल के ऊपर इतनी सब्सिडी दे पाते थे, सर उसका बर्डन कितना, टैक्स बर्डन कितना आ रहा है, वो टैक्स कौन देगा आखिर में? आप और मैं ही देंगे ना, और कौन देगा? सीधी सादी बात है. तो इतनी ज्यादा सब्सिडी ना दी जाए ताकि वो आपको भारी पड़ जाए आगे जाके. बट वन थिंग इज दैट दिस इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. मिस्टर मोदी इन मलेशिया, ही हैज गॉट अ न्यू डील at the moment with Malaysia and with Southeast Asia. The ASEAN countries are working very, very hard to see to it that they sign a new deal with India. So that will be fantastic, very frankly speaking. Globally, we are doing a fantastic job where economics is concerned. सर ऐसा है, जब तक आप एक्सपोर्ट मार्केट नहीं बनाओगे बाकी दुनिया के लिए, एंड इट्स अ गिव एंड टेक, बाहर की चीज़ें यहाँ आएंगी, आपकी चीज़ें वहाँ आएंगी. अब ये तो हो नहीं सकता जैसे अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं. Now I don't think our farm sector should be protected. That is my opinion. Let's be very clear. सर आप फार्मर्स को इनकम टैक्स तक नहीं चार्ज करते, आप मुझे बताइए. और कितना मॉलिक्यूल करेंगे आप? कितनी सब्सिडी आप देते हैं, मुफ्त में आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, मुफ्त में पानी दे रहे हैं, उसके बाद भी यू नीड फर्दर प्रोटेक्शन. सर ऐसा नहीं होता है किसी भी डील में. इट्स अ गिव एंड टेक. उनके डेयरी प्रोडक्ट्स, उनके फार्म प्रोडक्ट्स यहां पर आए, हमारे फार्म प्रोडक्ट्स वहां जाएं. आप अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बढ़ाइए ना, आप बढ़ाइए. किसने मना किया है? रिसर्च कीजिए. अब जैसे फॉर एग्जांपल, आई कीप सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, आई एम वेरी वेरी अनपॉपुलर बिकॉज ऑफ इट. विदर्भ में महाभारत के जमाने से आप कपास उगा रहे हैं. वेद व्यास जी की महाभारत पढ़ लीजिए, उसके अंदर है ये विदर्भ का जो इलाका है, उसके अंदर कपास उगा रहे हैं आप. आज तक आप उसी सॉइल पर वही कपास उगा रहे हैं जो कोई नहीं खरीदता है. फाइनली सरकार खरीदती है और सरकार उसको डिस्ट्रॉय करती है. मतलब क्या है ये? प्रदीप जी खुद बताइए ना. यू हैव टू डाइवर्सिफाई, यू हैव टू इवॉल्व. आप कर क्या रहे हैं? मतलब दिस इज नॉट द वे टू लिव. लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर. इंडिया इज अ हाईली टैलेंटेड population. Indians are very very talented. Give them a challenge and they will rise to it. Here, if you are going to mollycoddle one particular sector, it will never grow. Let's be very clear. That's my opinion anyway. आप कुछ बोलना चाह रहे हैं इसके बारे में, बोलिए सर. No, it's fantastic. The way things are moving, where India is concerned, as Modi said, we are slowly moving immediately to the third largest economy from fourth largest economy.
and आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, और जिस प्रकार से एक अभिमान इकोनॉमिकली where Indians are concerned, it's working in a fantastic way, and he's really achieving what he's अब US हो गया, European Union हो गया, even the Middle East, we had a couple of deals now, Asian countries, Australia, it's fantastic. I mean, we never saw anybody work so hard. और मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है, मेरे लिए the most exciting thing is in the budget of Nirmala Sitharaman ji is the amount she has given for MSMEs. सर किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है उनका स्मॉल सेक्टर, जो सबसे छोटा सेक्टर होता है ना, जो आपके गैराज में चलता है, कहीं और चलता है, कहीं और चलता है, जो MSMEs है ना, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, ये आपकी इकोनॉमी को बढ़ाएंगे। ये $6 ट्रिलियन तो छोड़िए, $10 ट्रिलियन तक यही लोग लेकर के जाएंगे, बिकॉज दे हैव द इंसेंटिव टू इनोवेट, टू इन्वेंट, टू improve their products so that nobody can do without their products. That's it. अब फार्मर्स को तो आपने इतनी ज्यादा सब्सिडी दे दी, उनको कोकून बना दिया, उनको बोल दिया कि भाई डोंट वरी, यू हैव टोटल प्रोटेक्शन. दे हैव नो इंसेंटिव टू इंप्रूव. सर व्हाई शुड दे इंप्रूव? फॉर व्हाट? हर साल बारिश होगी, सरकार की तरफ से आपको वो मिल जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, डिजास्टर रिलीफ मिल जाएगा. अरे यार, हमें जो हमारे यहाँ जब डिजास्टर होता है हमें तो कोई रिलीफ नहीं मिलता, तो किसानों को क्यों मिले? मैं सीधी सादी बात बोल रहा हूं ना सर, ऐसा नहीं होता है. Every part of the economy has to be treated equally. That's all I'm saying. Anyway, we'll have a discussion on this at some later stage. I am reasonably certain I am going to be Mogambo as far as the farmers are concerned. But that's my opinion. Why should you get subsidies when we don't? आपको सब्सिडी मिल रही है ना, हमें तो नहीं मिल रही भाई. Sir, one of the things is about less than 10% of the US population is into farming business or Yes, agriculture. That's right. And they produce surplus. They produce surplus. Not only for US but across the world, globally they are exporting, and that is less than 10%. Indian scenario is totally different. Except for 80%. 80% are producing, but it's not even fit for the entire country for consumption. That's right. So we need to import. Like we have a scarcity of dals, that is pulses. We need to import them from Africa. We need to import them from the US. We need to import them from Argentina. मतलब हम लोग अपनी दाल भी नहीं उगा सकते यहाँ पे. मैं तो सीधी सादी बात बोल रहा हूँ ना. इट इज द फार्म सेक्टर विच नीड्स टू इंप्रूव. और प्रदीप जी, जिस दिन हमारा फार्म सेक्टर ठीक हो गया, जिस दिन हमारे फार्म सेक्टर में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, सर $10 ट्रिलियन क्या हिंदुस्तान की इकोनॉमी $20 ट्रिलियन की हो जाएगी. सीधी सादी बात है. इन एनी इवेंट, दैट इज फॉर अनदर टाइम. दिस डिस्कशन इज फॉर अनदर टाइम. As far as we are concerned, that's it. That's all we've got for you in tonight's show. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज कर दें. Please subscribe to the channel. When you click to that icon, subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Nation Now. From both Pradeep ji and myself and the entire team at Nation Now, आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. भारत माता की जय. Jai Hind.